Okay, so hello everyone. So today's session is on agriculture. और एग्रीकल्चर की थीम लेंगे. इंटरेस्टिंगली एग्रीकल्चर पे कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक नहीं है वॉल्यूम 1 में. इन द दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 देयर इज नो टॉपिक ऑन एग्रीकल्चर. इनफैक्ट अगर आप एग्रीकल्चर सर्च भी करेंगे, इफ यू सर्च एग्रीकल्चर ऑन द इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1, हार्डली 3 to 4 टाइम पे एग्रीकल्चर आएगा. अदरवाइज देयर इज नो डिस्कशन ऑन एग्रीकल्चर व्हाटसोएवर. बट यस, एवरी ईयर वॉल्यूम 2 में देयर इज वन चैप्टर ऑन एग्रीकल्चर, राइट? तो इसलिए एग्रीकल्चर करना भी है. चलिए, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा न्यूज में है. एग्रीकल्चर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, है ना? सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ इनपुट्स आई विल बी आस्किंग फ्रॉम यू पीपल. थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं दैट व्हाट एवर वी हैव डन टिल नाउ. सो हमने क्या क्या पढ़ा सेशन 1 में? हमने प्रीवियस सेशंस का आउटलुक लिया था कि प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे को कैसे कवर करेंगे, और कुछ इनपुट्स भी दिए थे अबाउट इकोनॉमिक सर्वे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड ऑल. Then in the session 2 we talked about the COVID and the state of economy, जहां हमने बेसिकली क्या बोला कि लॉकडाउन को डिफेंड किया इकोनॉमिक सर्वे ने, लॉकडाउन डिविडेंड की बात की, और कैसे लॉकडाउन की वजह से हमने जो बेनिफिट इंडिया अभी देख रहा है वो कैसे रीप कर रहा है. इकोनॉमिक सर्वे एक और बात करता है कि कैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो लाने का करेज दिखाया इंडिया ने दिखाया. वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज अमंग द वर्ल्ड जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आया अपने इकोनॉमी में इन द टाइम ऑफ द पैंडेमिक. इसके बाद हमने बात की सेकंड चैप्टर, दैट इज द फिस्कल पॉलिसी एंड ग्रोथ. यहां पे मेजरली बात हुई किस चीज की? काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, राइट? दृष्टि, इसका क्या व्हाट वाज द फाइनल, इससे फाइनल हमने क्या इकोनॉमिक सर्वे ने फाइनल, अगर हम समराइज करें इस पूरे चैप्टर को, व्हाट सजेशन इकोनॉमिक सर्वे हैज गिवन टू द फाइनेंस मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर को क्या बोला इकोनॉमिक सर्वे ने? सर स्पेंडिंग मतलब कम, मतलब बोला है उन्होंने कि स्पेंडिंग करना, मतलब स्पेंडिंग करने के लिए उन्होंने बोला है, बट नॉट कि कुछ मतलब फ्रीबीज ये सब, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब फ्रीबीज की बात नहीं की है उन्होंने वैसे. नहीं, फ्रीबीज उन्होंने कहा कि मतलब ज्यादा नहीं करना, मतलब लाइक एक मार्क होना चाहिए, लाइक हाँ, थोड़े से उस हिसाब कीवर्ड्स में से। और बताते कि बेसिकली हाँ सर। इकोनॉमिक सर्वे सेट कि अपनी जो डेट पोजीशन है वो काफी अच्छी है. उसने कहा कि हम यस जब सर। ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पर आएंगे, जब हम ग्रोथ लेकर आएंगे 11% की वी शेप्ड रिकवरी के बाद, वो ग्रोथ हमारी डेट सस्टेनेबिलिटी को पूरा कर देगा, वो हमारे डेट को सस्टेनेबल बना देगा. तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है हमें. अवर डेट इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल इन द टाइम पीरियड, हो जाएगा. पर हमें इसलिए करंटली डेट पे नहीं सोचना चाहिए कि हमारा डेट बढ़ रहा है ना? हमें किस चीज पे सोचना चाहिए? केवल ग्रोथ पे सोचना चाहिए. और अगर इफ दिस ग्रोथ इज डेट ड्रिवन देन ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम. बट हाँ, ये आपको लाइसेंस नहीं देता है कि इसका फिजिकल इररिस्पॉन्सिबिलिटी का. चलो, फिर अगले सेशन में हमने बात की कि एक और डर जो होता है डेट बढ़ने का, वो क्या होता है कि भाई सोवरेन रेटिंग्स आपकी, बाकी जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो आपकी सोवरेन रेटिंग कम कर देंगी. एक ये बहुत बड़ा डर होता है कि भाई देखो इस कंट्री की सोवरेन डेट इतना कम हो गया, इसकी सोवरेन रेटिंग कम कर देते हैं. सो कंट्रीज को डर लगता है डेट लेने में कि यार हमारी सोवरेन रेटिंग कम हो जाएगी, देन इंडिया के अंदर एफपीआई और एफडीआई नहीं आएगा. इकोनॉमिक सर्वे इसमें भी क्या कहता है कि ये सोवरेन रेटिंग बायस्ड है. ये सोवरेन रेटिंग बायस्ड है, क्या है उनमें? होम बायस है. एंड बिकॉज ऑफ दिस होम बायस वी शुड नॉट थिंक टू मच ऑन दी सोवरेन रेटिंग्स. बट हमें फिर भी इन पे रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने G20 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमन ने, इसके लिए आवाज उठाई है कि भाई इन रेटिंग्स को सुधारने की जरूरत है, बिकॉज ये हैम्पर होता है. ये सोवरेन रेटिंग हमारे फंडामेंटल्स पे कोई फर्क नहीं लाती है, इन्फ्लेशन पे, जीडीपी ग्रोथ पे, फिजिकल डेफिसिट पे ज्यादा कोई फर्क नहीं है. पर हाँ, एफडीआई और एफआईआई की इनकमिंग पे फर्क हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सोवरेन रेटिंग्स पे ध्यान देना चाहिए. और उनको ऐसा नहीं कि हमें डेट कम करना चाहिए, बट हमें इनको कहते हो रिफॉर्म करो एंड ट्रीट अस एज पर अवर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स. आज के सेशन में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की. अब एग्रीकल्चर में जैसा मैंने आपको बताया कि देयर इज ओनली वन चैप्टर विच इज देयर दिस ईयर, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट वॉल्यूम 2 चैप्टर 7.
और पुराने कुछ एग्रीकल्चर के चैप्टर की बात करेंगे। एग्रीकल्चर मोर फ्रॉम दिस काफी पुराना इकोनॉमिक सर्वे था 2015-16 का, उसने बात की थी। ये एक ही चैप्टर और एक ये चैप्टर रिफॉर्मिंग द फर्टिलाइजर सेक्टर, ये दोनों ही इकोनॉमिक सर्वे के, पुराने इकोनॉमिक सर्वे के इनपुट्स हैं। इसके अलावा 2-3 इनपुट्स हम लेंगे इकोनॉमिक सर्वे जो आपके 2018-19 और 2019-20 वॉल्यूम 2 के, मतलब समझ लीजिए इस चैप्टर के पहले के चैप्टर, इसी मतलब जो एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर के चैप्टर आए हैं। ऑब्वियसली डेटा अलग अलग होगा बट कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स हैं जो हम उसको लेंगे, राइट। पहले मैं कुछ डेटा की बात करता हूं, फिर आपको भी इंक्लूड करूंगा, आप दोनों को। अभी तो अदिति और दृष्टि हैं, तो वेल इंक्लूड यू इन सम डिस्कशंस बिकॉज एग्रीकल्चर पे यू कीप ऑन रीडिंग सो मेनी आर्टिकल्स एंड सो मेनी थिंग्स। तो कुछ डेटा की बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भाई 54.6% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स अभी एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, और ग्रॉस वैल्यू एडिशन करीब करीब एग्रीकल्चर का 17.8% है एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक। फिर कहता है कि भाई हमने क्या पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक्टेड एज अ शॉक एब्जॉर्बर। एग्रीकल्चरल सेक्टर किसके तरह काम किया? एक शॉक को एब्जॉर्ब करने की तरह काम किया, क्योंकि इट वाज द ओनली द एग्रीकल्चरल सेक्टर जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई, बाकी सारे सेक्टर नीचे गए, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। एग्रीकल्चरल सेक्टर 3.4% से ग्रो करेगा इकोनॉमी में, वाइल द होल इकोनॉमी पूरे 7.7% से नीचे गई, है ना। सो एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज बिकम द शॉक एब्जॉर्बर फॉर द इंडियन इकोनॉमी। फिर कुछ डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, थोड़ी चीजें देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द जीवीए, ठीक। अब अगर आप देखें तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द जीवीए इज डिक्रीजिंग, 18.2, 17.7, 18, 18, 17.1 एंड 17.8। इसका मतलब कि ये कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, और ऊपर नीचे हो रहा है, कोई कांस्टेंट डिक्लाइन नहीं है आपके कंट्रीब्यूशन टू द जीवीए में। विद इन एग्रीकल्चर में देखें लेकिन तो कांस्टेंट ट्रेंड देखे जा सकते हैं, जैसे कि शेयर ऑफ द क्रॉप्स का शेयर पूरे एग्रीकल्चर में, तो जो कि कम हो रहा है, 11.2, 10.6, 10.6, 10.4, 9.4। सो यू कैन सी क्रॉप्स का शेयर कम हो रहा है। क्रॉप्स का शेयर कम हो रहा है तो लाइफ स्टॉक का शेयर इंक्रीज कर रहा है। ये एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर की बात है, दैट विद इन एग्रीकल्चरल सेक्टर एग्रीकल्चर में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट क्या क्या कर रहा है। सिमिलरली फिशिंग एंड एक्वाकल्चर को देखो तो वो भी एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर इट इज इंक्रीजिंग। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये ट्रेंड थोड़ा सा याद रखना है कि विद इन एग्रीकल्चरल सेक्टर अगर हम डिवाइड करें तो विद इन एग्रीकल्चरल सेक्टर एक क्रॉप्स हो गई, एक लाइफ स्टॉक हो गए, एक फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग हो गई, एक फिशरी एंड एक्वाकल्चर हो गया। तो उसके करस्पॉन्डिंग किसमें कितनी ग्रोथ है, दो में ऊपर जा रहा है और दो में नीचे आ रहा है। क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग में नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ यू कैन इमेजिन क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉगिंग फॉरेस्ट्री कम हो रही है। इन द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज हो रहा है, पर इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी उसको यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनाने में नहीं हो रहा है। ऑन द अदर हैंड लाइफ स्टॉक और फिशरीज का इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि हम अब किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। हम लैंड इकोनॉमी से अब किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? ब्लू इकोनॉमी की तरफ, ठीक। एक और बात, आपका ब्लू इकोनॉमी पे एक कंप्लीट ऐसे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ब्लू इकोनॉमी पर से ओवरऑल। उस ऐसे के अंदर आपको केवल इकोनॉमी की बात नहीं करनी होगी, पर पूरा जो इंटरनेशनल अफेयर्स में भी इंडो पैसिफिक का पूरा आइडिया होता है वो भी डिस्कस करना होगा। तो ब्लू इकोनॉमी के अंदर ये अच्छा फैक्ट है जिसको आप लिख सकते हैं कि कैसे शेयर ऑफ ब्लू इकोनॉमी का बढ़ रहा है और लैंड इकोनॉमी का कम हो रहा है, अगर हम विद इन एग्रीकल्चर की भी बात करें या कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडिशन में हम बात करें। चलिए ये भी एक ट्रेंड देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि ओवरऑल जीवीए इंडियन इकोनॉमी का आप देख रहे हैं 8, 8, 8, फिर 6, फिर ये 7.2 जो इस बार गिरा है, और एग्रीकल्चर का भी कोई कांस्टेंट नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है। कुल मिला के ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आता है तो सीधी सी बात है कि इंडियन एग्रीकल्चर में भी एक पॉइंट में तो जाके देखिए निगेटिव तक हो गया था, ठीक। और अभी 3.4% जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। सो इसका इन्फ्रेंस ये है कि भाई इट्स नॉट कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग, ऊपर नीचे हो रहा है, दैट्स ऑल। एक इंपॉर्टेंट आइडिया है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि 2 साल पहले एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की पूरी पॉलिसी आई थी।
अभी जो मार्केट रिफॉर्म्स की बात हो रही है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया ये भी है कि हम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट लाएं, बिकॉज इंडिया को क्या बनना है अल्टीमेटली, एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी। इकोनॉमी विच एक्सपोर्ट्स। विद इन एग्रीकल्चर भी इंडिया किन चीजों को एक्सपोर्ट करना चाहता है एटलीस्ट पॉलिसी लेवल पे, जो चीज क्या हो, काफी हाई वैल्यू हो, जिसमें वाटर कंटेंट कम हो। अब अगर पैटर्न देखें तो हमारे मरीन प्रोडक्ट्स का काफी ज्यादा स्कोप है, सबसे ज्यादा जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो मरीन प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं। ठीक, करीब करीब 19% हम मरीन प्रोडक्ट्स हमारे एक्सपोर्ट होते हैं पूरे एक्सपोर्ट बास्केट में। उसके बाद आपके हैं राइस बासमती, ठीक, उसके बाद है नॉन बासमती राइस जो इंक्रीज हो रहा है, और फिर है आपका स्पाइसेस। सो ये सब इंपॉर्टेंट कंटेंडर हैं या इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं आपके जो हमारी एक्सपोर्ट बास्केट में है एग्रीकल्चर के। अगर आपने यूपीएससी का पिछले 1-2 साल का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसमें वो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मर्चेंडाइज ट्रेड किस कंट्री के साथ सबसे ज्यादा है आसपास की, आपका एक्सपोर्ट्स किस आइटम का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हो रहा है। तो उसमें 4-5 स्टेटमेंट होंगे और अगर आपको 2 से 3 स्टेटमेंट भी उसमें आते हैं देन योर आंसर विल बी करेक्ट, एंड दोस क्वेश्चंस आर कंसीडर्ड टू बी ट्रिकी क्वेश्चंस एंड टफ क्वेश्चंस। दे मे लुक इजी बट दे आर ट्रिकी इन देयर नेचर। चलिए, so something about agriculture exports. Since the economic reforms in 1991, India has remained a net exporter of the agricultural products. An important line to be remembered कि 1991 से हम नेट एक्सपोर्टर हैं, उसके बाद हमने इंपोर्ट नहीं किया है नेट। The share of the marine products in the total agricultural exports has remained the largest over the period. Its share in the total agricultural increased from 14.5 to 19%. Share of basmati rice has shown an increasing trend during the period. Other commodities have increased the trend such as non-basmati rice, spices and sugar. But कुछ चीजों का डिक्लाइन हुआ है such as buffalo meat, raw cotton का डिक्लाइन हुआ है। तो 2-3 चीज आप यहाँ से याद रखिए, मरीन प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, बासमती इंक्रीज कर रहा है, नॉन बासमती एंड स्पाइसेस का जिनका मेजर शेयर है वो इंक्रीज कर रहा है। दैट्स ऑल। तो ये कुछ नंबर थे आपके इस साल के इकोनॉमिक सर्वे से। अब डिस्कस करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर ओवरऑल एक आइडिया, फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक चीजों पर डिस्कशन करेंगे एंड देन विल रैप द सेशन। व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर? ठीक, एक एक करके बताएंगे बृष्टि एंड अदिति। व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर? सर स्मॉल साइज ऑफ लैंड एंड लोअर प्रोडक्टिविटी। आप कह रहे हो कि अगर हमको डिफाइन करना है एक टर्म में, इफ यू हैव टू डिफाइन दिस इन वन लाइन कि भाई कोर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्या है, तो वो लाइन क्या होगी ये बताओ। बृष्टि फिर अदिति। सर डिपेंडेंट ऑन सब्सिस्टेंट फार्मिंग जो होता है अपने लिए मतलब करते हैं फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज द, अगर मैं वन लाइन में डिफाइन करूं अदिति, व्हाट वुड बी दैट प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर? अगर मैं अभी की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ, कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर का एक जो मेजर प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या फिर एक लाइन में अगर इफ यू हैव टू डिफाइन द इंडियन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम। सर क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, ठीक है। और दूसरा सर जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो मतलब क्वालिटेटिव नहीं होता है, तो हम अपने कमिंग जो जनरेशन है मतलब एग्रीकल्चर के अलावा जैसे सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग पे भी हमें फोकस करना है। हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे एम्प्लॉयबिलिटी को लेके नहीं सोच सकते। सो डिस्गाइज्ड जरूरी है। हाँ, एक एक करके। बृष्टि क्या कह रहे हो? हाँ, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, ठीक है, एक ये वर्ड। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब है एक्सेसिव वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर में है। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। बट अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम एक लाइन में, तो दैट वुड बी, अच्छा अगर हम 1960s में चले जाएं, आज की भी 1960s की बात करें, तो एग्रीकल्चर की मेन प्रॉब्लम क्या थी ये बताओ। सर मिडिल मैन। 1960s, 1950s, 1960s में बताओ। okay. 1950s, 1960s में, 50s कह लो। मार्केट लैक ऑफ। एक लाइन में बृष्टि। प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ,
प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं इन्वेस्टमेंट। नहीं, 1950 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी थी? फूड सिक्योरिटी की। ओके सर। बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं ना। इफ वी हैव टू डिफाइन द होल प्रॉब्लम in 1950s and 1960 pre green revolution era, so main problem क्या थी? It was the problem of the food security, right? या food scarcity. अब बताओ, अगर हम 2020s में 2010s में अभी रिसेंट की बात करें, कंटेम्प्रेरी टाइम में, सो व्हाट? हाँ, सरप्लस, फूड सरप्लस। so that is not a problem. यस सर। ओके। I'm saying problem. So that problem is the income security. Income security for the farmers, है ना? भाई मोदी जी का नारा क्या था? कुछ नहीं था, बस क्या करना है? डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर, इजंट इट? दैट्स ऑल. उसके पीछे के रीजंस बहुत हो सकते हैं कि व्हाई द प्रॉब्लम्स आर देयर, दिस दैट एंड सो मेनी थिंग्स. बट इफ यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर इन वन लाइन, अब कुछ लोग कहेंगे कि सुइसाइड्स हो रहे हैं. सुइसाइड क्यों हो रहे हैं? बिकॉज द इनकम सिक्योरिटी नहीं है ना. सो if we have to talk about ki bhai Indian agriculture, what is the present problem being faced in the last 10 years or last post LPG reforms, so that is the problem of the income security of the farmers. So the Indian agriculture has moved from production at all cost. We have moved from here, we have got it. Now we have to get the income for the farmers. ठीक. So production हमने कर लिया. We are into an era of known as permanent surpluses. We have become, as we have discussed, 1991 से हम क्या बन गए हैं? We have become the net exporter. But हमारे farmer की income क्या हो रही है? It has become stagnant and even in some area it has declined. ठीक है? Now you tell me why the income, if we have you both agree कि income का issue है? yes sir. अब now tell me कि why income has not increased? सर If the इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मलाइजेशन, मतलब ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है. सोशल अगर सिक्योरिटी नेट नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. देखो इनकम का फॉर्मूला क्या है? लेट्स कीप इट वेरी बेसिक. इनकम का मतलब कैसे होती? किसी भी चीज की इनकम कैसे होगी? आउटपुट माइनस इनपुट, है ना? इनकम इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट. आउटपुट कॉस्ट जिसको फाइनल प्राइस मिल रहा है, वो माइनस इनपुट कॉस्ट. अब दोनों ही चीजों में देखो फार्मर के साथ क्या हो रहा है? फार्मर के साथ इनपुट कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. और आउटपुट कॉस्ट इंक्रीज बहुत धीरे हो रही है या नहीं हो रही है? अब ये बताओ इनपुट कॉस्ट इंक्रीज क्यों हो रही है? व्हाई द इनपुट कॉस्ट इज इंक्रीजिंग? सर फर्टिलाइजर्स वगैरह का कॉस्ट बढ़ रहा है और अब क्योंकि फर्टिलाइजर ठीक है. नेक्स्ट. और क्वालिटी सीड्स भी उन्हें टाइम पे देने पड़ते हैं, तो वो तभी खरीद पाएंगे जब उनके पहले वाले क्रॉप का उन्हें सही प्राइस मिला होगा. तो ठीक है, नेक्स्ट. और क्या बातें हैं? इनपुट कॉस्ट क्यों बढ़ रही है? फर्टिलाइजर की कॉस्ट से ज्यादा फर्टिलाइजर का जो रिस्पॉन्स है वो कम हो गया है. नाउ दे हैव टू, नाउ दे हैव टू अप्लाई मोर फर्टिलाइजर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट, है ना? सो उसकी वजह से उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है. सीड्स की रिस्पॉन्स कम हो गया है. और बताओ और क्या पॉइंट्स है जल्दी जल्दी इसमें? दृष्टि, why the input cost have increased? अदिति. सर हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है वो. हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या मतलब है? ठीक है, डिपेंडेंस ऑन द जीएम क्रॉप्स. यस. ठीक है, और छोटे छोटे एग्जांपल दो.
फॉर एग्जाम्पल इनपुट कॉस्ट क्यों इंक्रीज हो रही है? नाउ गिव द पॉइंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, इनपुट कॉस्ट या फिर आपकी जो वेरिएबिलिटी है मानसून की वो चेंज हो रही है, उसकी वजह से आपकी डिसास्टर्स वगैरह क्या हो रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। सर सॉइल जो डिग्रेड हो रही है, क्वालिटी ऑफ सॉइल। यस, क्वालिटी ऑफ सॉइल वो इंटरकनेक्टेड है विद योर फर्टिलाइजर एंड विद योर इरिगेशन। सैलिनिटी बढ़ रही है तो उसके लिए भी उनको कुछ इनपुट डालने पड़ते हैं। ठीक, सो और प्लस सबसे बड़ी बात जो सबसे पहले बृष्टि ने बोला था कि लैंड का साइज काफी कम है, तो प्रोडक्टिविटी इटसेल्फ फ्रेगमेंटेशन ऑफ कम है, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड तो है ही है प्रॉब्लम। नाउ आउटपुट कॉस्ट इतनी क्यों नहीं बढ़ी? व्हाई द आउटपुट कॉस्ट हैज नॉट इंक्रीज्ड? व्हाई द आउटपुट कॉस्ट हैज नॉट इंक्रीज्ड मच? सर प्रोसेसिंग कम है, बिल्कुल, फूड प्रोसेसिंग। वेरी गुड। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आप डेवलप नहीं कर पाए ढंग से, जिससे वैल्यू एडिशन होता, वो वैल्यू एडिशन प्रॉपरली नहीं हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट सर एपीएमसी का प्रॉब्लम। यस, सो मार्केटिंग रिफॉर्म्स जो आपने एपीएमसी, जो लोगों के दुख और तकलीफ दूर करने के लिए सो कॉल्ड एपीएमसी बनाया गया था, वही शैकल बन के रह गया है ना, तो मार्केटिंग रिफॉर्म्स नहीं हुए। नेक्स्ट, और क्या आउटपुट में दिक्कतें आई? एमएसपी का ज्ञान नहीं है सबको। शांता कुमार कमेटी कहती है केवल 6% लोगों को पता था कि एमएसपी होता क्या है, या एमएसपी वो रियलाइज कर पाते थे। सो एमएसपी जो सो कॉल्ड उनको एक सही प्राइस देने का एक बेंचमार्क था, वो बेंचमार्क उन्होंने कभी रियलाइज ही नहीं किया। और बताओ आउटपुट और क्यों नहीं बढ़ा? सर मेन तो यही है, एक एक प्रोसेसिंग करके, इंडस्ट्री, एक बट एक हम करके। लिख सकते हैं कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस नहीं है। ठीक है, सो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज नहीं बने, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू जो है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज थे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो नहीं कंप्लीट हुआ, जो छोटी छोटी सड़कें थी वो नहीं कंप्लीट हुई। तो हाँ, रोड ही नहीं है तो वो एपीएमसी तक जाएगा कैसे? प्लस नेक्स्ट और भी हैं। अभी का आपने क्या पढ़ रहे हैं? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो गया, तो बेसिकली ओवर रेगुलेशन है इस सेक्टर में था, मतलब कह लीजिए। सर फिर क्रॉप्स में भी वेरिएबिलिटी है, जैसे राइस एंड व्हीट एज इफ एमएसपी उस पे है, तो वेरी सब गुड। वही। आवर एग्रीकल्चर हैज बिकम द सीरियल सेंट्रिक एग्रीकल्चर। हमारे एग्रीकल्चर में अगर आपको इनकम कमानी है तो हमने एक्सपोर्ट्स में क्या देखा? आपकी एक्सपोर्ट्स क्या होना चाहिए? हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट्स होना चाहिए, हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स होना चाहिए, बट वो नहीं है। आपका एक्सपोर्ट भी क्या करते हो? राइस एक्सपोर्ट कर दिया, राइस जिसने खुद इतना वाटर लिया है उसको एक्सपोर्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू इतनी कम है एक्सपोर्ट कर दिया। सो जो एक्सपोर्ट कमोडिटी है, जहां से असली पैसा आता है, वो किया नहीं ढंग से। ठीक, सो दीज आर द रीजंस कि आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट इतना तेजी से ग्रो नहीं हुआ और इनपुट बहुत तेजी से ग्रो हुआ, जिसकी वजह से इनकम नहीं आई। सर प्लीज रिसर्च, हाँ सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी लिख Yes. सकते हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की कमी है। हाँ, तो आप बात कर सकते हो रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन फैसिलिटी, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन फैसिलिटी बोलते हैं ना उसको, तो वो भी नहीं प्रॉपरली Yes, डेवलप sir. हुई। कि भाई कोई रिफॉर्म आ रहा है, कुछ आपको मार्केट से, जो हम क्या बोलते हैं, लैब टू लैंड, या फिर मार्केट टू लैंड, जैसे इसको बोलते हैं मार्केट इंटेलिजेंस। यहां फार्मर है और इसको कह लीजिए कुछ भी साइंटिफिक इनपुट कह लीजिए, तो ये चूंकि आपका इन बिटवीन द मैकेनिज्म और द इंस्टीट्यूशन विच इज सपोज टू डिलीवर दिस, दे आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। सर इसमें जो अवेयरनेस वाला पॉइंट था, तो हाँ, उसमें जो भी हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इनकेस है भी, जैसे भी वो क्लाउड वाला था, मेघदूत वगैरह, तो उसमें नेटिव लैंग्वेज का इशू है, तो अगर अवेयरनेस है भी तो मतलब हाँ, उनकी हाँ, स्पेसिफिक नहीं है बेसिक नेटिव पॉइंट लैंग्वेज। यही है कि वो जो लैब टू लैंड है ना, तो वो जो आइडिया है वो कन्वे नहीं हो पा रहा है। मार्केट इंटेलिजेंस है तो वो कन्वे नहीं हो पा रही है, उसके पीछे कई रीजन है। इंस्टीट्यूशंस कस्टमाइज डेवलप नहीं है चीज़। उनके कस्टमाइज नहीं है, रिस्पेक्ट टू फार्मर वो कस्टमाइज नहीं है, तो ये एक और भी इशू है। सो ऑल दीज इशू कैरेक्टराइजेज इंडियन एग्रीकल्चर एट दिस पर्टिकुलर टाइम। ठीक है सर हाँ जी।
सर इनपुट में हम क्रेडिट का लिख सकते हैं, क्रेडिट बिल्कुल का लिख कि सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी भी आप लिख सकते हैं कि भाई जिस लेवल पे आपका क्रेडिट इंक्रीज होना चाहिए था, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, वो इंक्रीज नहीं हुआ है क्रेडिट। आप बिल्कुल ठीक, एक फ्रेमवर्क तो आपको बनाना पड़ेगा कि मनी इनपुट लेंडर वाला मनी लेंडर वाला पॉइंट वही कि फॉर्मल वो इनफॉर्मल बैंकिंग का इशू है, फॉर्मल क्रेडिटिंग का। इनफॉर्मल लेंडिंग अभी भी है, ठीक है। सो बिल्कुल, तो आपको जब एग्रीकल्चर के आपने जैसे नोट्स बनाए हों, हम वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट डिस्कसिंग एग्रीकल्चर एज अ होल टॉपिक ऑफ मेंस, लेट मी बी वेरी क्लियर। हम क्या बस क्या डिस्कस कर रहे हैं, ओवरऑल थीम्स डिस्कस कर रहे हैं, और हम इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या इनपुट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर एज अ थीम इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, है ना, ज्यादा नहीं है, 10 से 12 टॉपिक ही हैं। इन सब टॉपिक्स को उठा लीजिए, वो एक टॉपिक बन जाएगा। अब आपको अपने लिए क्या करना है, एटलीस्ट व्हेन यू प्रिपेयर योर ओन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के नोट जब भी बनेंगे तो एक बेसिक एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है, बेसिक इशू, देन यू गेट टू वन इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, उसके हर इनपुट के आप एक एक पेज के नोट्स बना लीजिए, प्रो चैलेंजेस, स्टेटस, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, रिकमेंडेशंस, दैट्स ऑल। सिमिलरली आउटपुट को लेके बना लीजिए, एंड देन यू आर डन विद द एग्रीकल्चर। ठीक, आउटपुट में सब कुछ आ जाएगा, एक्सपोर्ट्स आ जाएगा, एक्सटेंशन सर्विस आ जाएगा, तो आपका पूरा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि GS3 में कम से कम 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आते ही आते हैं। 4 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। आउटपुट के बाद एक और चीज भी है यहाँ पे, एक और चीज, दैट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन कह लीजिए। अब उसमें आप MSP भी डाल सकते हैं, ऊपर वाले भी, जैसे PM किसान स्कीम है ना, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, सो वो कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है वो भी इंपॉर्टेंट है, और एक नए की स्कीम से भी क्वेश्चन आता है। सो एग्रीकल्चर से बेसिकली एवरी ईयर 4 क्वेश्चंस कम, एंड दे आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, नॉट टफ क्वेश्चंस। बट होगा क्या, आपको बस एक बार, यू जस्ट नीड 20-25 पेज नोट्स विद एग्रीकल्चर एंड यू आर डन, उससे ज्यादा नहीं चाहिए एग्रीकल्चर। चलिए, तो ये बेसिक कुछ चीजें हमने इंडियन एग्रीकल्चर की डिस्कस की, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनपुट लेते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक दैट इज एग्रीकल्चर मोर फ्रॉम लेस। थोड़े इनपुट्स देंगे जो आप एग्रीकल्चर में अपने वहां यूज कर सकते हैं, ऐसे और इंट्रोडक्शन, एग्रीकल्चर कैसे आ जाए, रूरल डेवलपमेंट कैसे आ जाए, वहां पे कुछ इनपुट्स, जैसे महात्मा गांधी बिलीव दैट इंडिया लिव्स इन द विलेजेस एंड एग्रीकल्चर इज द सोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। These words still ring true today. Agriculture brings home to the bread nearly half of the household and supplies it to the remainder. मतलब the way they are writing, basically the idea is this. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है, इस इंसाइट को मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ यूज भी कर सकते हैं। There is still a core truth in the Theodore Sul's Nobel Prize lecture speech. Most of the world's poor earn their living from agriculture. So if we know the economics of the agriculture, we would know much know economics of being poor. ना मान लीजिए आपका ऐसे आता है पावर्टी पे, या आपका ऐसे आता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे, और एनीथिंग रिलेटेड टू इट। सो वेन एवर यू हैव टू स्विच टू द एग्रीकल्चर, अपने ऐसे के डायमेंशन में समझिए, विद इन ऐसे बड़ा ऐसे आप लिख रहे हो बड़ी थीम पे, और फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट, आपको स्विच करना है विद इन योर ऐसे रूरल डेवलपमेंट पे 1 से 2 पैराग्राफ आप एग्रीकल्चर पे लिखना चाहते हो, तो जस्ट यूज इट दिस कि इफ यू नो द इकोनॉमी ऑफ द एग्रीकल्चर वी वुड नो द इकोनॉमी ऑफ बीइंग पुअर। या हमें अगर पुअर को सर्व करना है, पुअर पॉवर्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, देन वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक, चलिए, देन दे हैव जस्ट डिस्कस कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर हैज मूव्ड फ्रॉम, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शिप टू माउथ, फ्रॉम अ पीरियड ऑफ स्कैरसिटी, फूड स्कैरसिटी और फूड इनसिक्योरिटी से हम कहाँ मूव कर चुके हैं, एरा ऑफ परमानेंट सरप्लसेस में, नेट एक्सपोर्टर एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना, सेल्फ टू ग्रेन सेल्फ सफिशिएंसी, हमारा प्रोडक्ट कितना कितना बढ़ गया है। हम पहले यूएस से, वी वर जस्ट अबाउट 1/3 ऑफ द यूएस आउटपुट थे हम 1960-67 में, एंड 2013-14 में वी आर 60% हायर देन अमेरिकाज, व्हाइल मिल्क आउटपुट वाज 50% हायर। सो हमने कितना इंप्रूव कर लिया विद रिस्पेक्ट टू अवर फूड आउटपुट। बट इंडियन एग्रीकल्चर, the economic survey says, is the victim of its own success over time, which is posing to be the major threat. Own success means the green revolution, or success means the enhanced production or accelerated production. So Indian agriculture has been the victim of its own success. अब उसकी वजह से क्या हो गया, it has become serial centric,
it has become regionally biased and it has become input intensive. ये सब बहुत पुराने टॉपिक है एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे, ये 5 साल पुराना इकोनॉमिक सर्वे है. सो यू मस्ट हैव डिस्कस्ड ऑल दीज टॉपिक्स, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं. तो इकोनॉमिक सर्वे बात करता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, एग्रीकल्चर मोर फ्रॉम लेस में, कि भारतीय एग्रीकल्चर में डोमिनेंट क्या हो गया, सीरियल सेंट्रिक. इट इज बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसीज, मेनली एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैज बीन मोर कंड्यूसिव फॉर द व्हीट एंड द राइस. व्हीट और राइस के लिए काफी सेंसिटिव रहा और उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सीरियल सेंट्रिक हो गया है. और वो कंपेयर करते हैं इसको पल्सेस से. ठीक. इकोनॉमिक सर्वे आर्ग्यू करता है कि भाई आपने जहां पे अच्छी लैंड है, भारत में जहां पे अच्छी लैंड है, फर्टाइल लैंड है और जहां इरिगेशन अवेलेबल है, वहां पे आपने क्या उगाया, केवल सीरियल्स, व्हीट एंड राइस. और पल्सेस को आपने एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया है. स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों दिया है? बिकॉज यू हैव इरिगेटेड पल्सेस लेस. और कहां पे मतलब आपने पल्सेस लगाई हैं और कहां पे मेजरली लगाई हैं, जहां पे इरिगेशन की सुविधा नहीं उपलब्ध है. डिस्पाइट पल्सेस की पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होने के बावजूद, पल्सेस की बहुत पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है. एक बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि पल्सेस का क्या सिग्निफिकेंस है. पल्सेस हमारी सॉइल के लिए अच्छे हैं, हमें न्यूट्रिशन प्रोटीन देते हैं, स्पेशली टू द पॉपुलेशन विच इज नॉन वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन नहीं है, जो वेजिटेरियन है सॉरी, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आपका प्रोटीन है पल्सेस, एज कंपेयर टू व्हीट एंड राइस. इसलिए इकोनॉमिक सर्वे आर्ग्यू करता है कि अब हमें इंडियन एग्रीकल्चर को कैसा बनाना है, मोर फ्रॉम लेस. लेस मींस लेस इनपुट इंटेंसिव. सो कहता है encouraging other crops, notably pulses via rainbow revolutions to follow on the green and the white revolutions would be necessary to manage match supply with the evolving dietary patterns that favor the protein consumption. And then we have to economize the land and the water that is getting more from less. अब इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे बहुत आर्ग्यूमेंट से आपको सिखाएगा कि कैसे इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव नहीं है, हाउ इट इज नॉट प्रोडक्टिव. इवन इन द व्हीट एंड द राइस we are not productive at all. हम बहुत ज्यादा लैंड में कम उगा रहे हैं. and they will compare it with China. चाइना से कंपेयर करेंगे. अच्छा बृष्टि, you told me one thing, first thing, कि भाई लैंड fragmentation is the biggest challenge, right? Yes, sir. Now recently one article has come and they have talked about कि चाइना में तो इंडिया से भी एवरेज लैंड होल्डिंग जो है that is even less than India in China. But despite this, the productivity is huge in China. उसके other reasons भी होंगे. पॉइंट इसका ये कहने का था उस आर्टिकल का, they talked about कि भाई जो कम लैंड होल्डिंग है, now it cannot be an excuse for India to remain unproductive. Because you have seen the example of the country such as China, जहां पे इन्होंने कितनी कम एवरेज लैंड होल्डिंग होने के बावजूद they have been very productive, right? So they talked about that these two cereals, that is wheat and the rice, are grown on the most fertile and the irrigated areas in the country. They use large part of the resources that are government channels to agriculture, whether water, fertilizer, power, credit, procurement under MSP. Even then, the average yield of the wheat and rice is much below of China. 46% in the case of the rice and 39% in the case of the wheat. इसको आप क्या कर सकते हैं? Why we are using, why I'm basically discussing all this, these are all the facts which you can use in your mains directly. Even if this economic survey is 3 to 4 years old, but still all these facts are as relevant as previous 5 to 6 years. अब इसमें वो एग्जांपल देते हैं कि भाई कैसे वर्ल्ड का एवरेज करीब 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर है with respect to wheat, and India is at 3075 and China is around 6000. They say that Punjab and Haryana are good, but still we are much below the Chinese average, which we need to touch. Similarly, they say China is here with respect to paddy. Paddy may be 4700 kg per hectare hai. India is very, very less. All these states, even the Bangladesh is above India. Right? So it goes to show the productivity is very less in India.
एंड दे कंपेयर इट विद द पल्सेस. वो कहते हैं पल्सेस को देखिए कितना स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है. वेयर मोर फर्टाइल रीजन में आप पल्सेस को उगा नहीं रहे हैं, पल्सेस के लिए एमएसपी एक फेवरेबल नहीं है, एमएसपी हैज नॉट बीन वेरी सेंसिटिव टू द प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेस, and the pulses give so much positive externality to the agriculture, and this is what they called a skewed cropping pattern. Now cropping pattern is a topic in your mains examination GS3 where you can directly quote all these things. How economic survey has quoted that Indian agriculture has become regionally biased, it has become cereal centric and input intensive. They talk about the example of the sugar cane as well, जो बहुत ही फेमस केस स्टडी बीच में आई थी कि शुगर केन को भी कहां पे लगा रहे हैं, जहां पे वाटर डेफिसिट है, जहां पे ग्राउंड वाटर का यूज करके यू आर मेकिंग शुगर केन विच इज नॉट डिजायरेबल, सच एज द केसेस ऑफ द महाराष्ट्र, राइट. तो शुगर केन वहां पे कर रहे हैं and that is hampering overall water issues. For example, a lot of areas in the Maharashtra faced these droughts, subsequent droughts year after year, and largely they have been sugarcane production has been responsible for that, right. Negative consequence of the agricultural yield extends from precarious income of the farmer to the large extract of the land logged in the low value agriculture. This low value agriculture because of the excessive focus on the wheat and the rice, despite growing demand of the high value products such as fruit, vegetable, livestock products because of the consumption diversification and the rising income and the urbanization. So basically survey argues that demand of these things are increasing and for which people are willing to pay premium prices. हम एक्स्ट्रा पैसे भी देना चाहते हैं, whether it is organic product, whether it is high quality vegetables. कहते हैं ना कि वो हाइब्रिड वेजिटेबल नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक वेजिटेबल चाहिए. बट द फार्मिंग has been locked in this low value agriculture. उसकी वजह से क्या हो रहा है, they are not getting price for their, they are not able to realize their price, इनका प्राइस बढ़ नहीं रहा है, and डिमांड बढ़ने की वजह से all these things are fetching very premium prices, these vegetables, this organic vegetables and all these things. So there has been mismatch in the demand supply, mismatch is also there. And this is how, this is one area where the cropping pattern needs to adjust to the current realities as well. So this is again a very important point with respect to your cropping pattern. अब बात आती है पहले इनपुट की, that is water. ठीक, we know that इंडिया में सबसे ज्यादा वाटर कौन यूज करता है? Who uses the majority of the water? Which is the sector which uses majority of the water? Industrialists. No. Bristi? The farming sector. Yes, agriculture. Around 90% of the water is being used in the agricultural sector. सर एक डाउट है. Please. हाँ सर, आपने कहा चाइना का जो मतलब उनका लैंड जो है एवरेज साइज तो कम है, बट वहां पे आई थिंक कोऑपरेटिव मतलब कलेक्टिव एग्रीकल्चर होता है. बिल्कुल बिल्कुल. और इंडिया में वो नहीं है, तो दैट्स व्हाई एक रीजन हो सकता है. बेसिकली व्हाट दे वांट टू कन्वे इन दैट आर्टिकल, दे से दैट यू आर्ग्यू that average land holding size is less, but you have the mechanisms to convert that average land holdings. Per person तो change नहीं होगी, per person will remain the same, पर you need to this lock in, this small lands can be used as a cooperative. FPO बनाने की जो बात चल रही है या बना रहे हैं, so you have to unleash these products. अब आप land reform नहीं कर सकते, land reform के दिन गए, but now you have to work on these lines. तो आप ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि इंडियन फार्मर की सिचुएशन खराब क्यों, क्योंकि लैंड होल्डिंग स्मॉल है. दे हैव गिवन द आर्ग्यूमेंट ऑफ चाइना कि चाइना को देखो, दे हैव डन इट. जैसे आपने बोला कोऑपरेटिव्स कर लिए, एफपीओ कर लिए, है ना, आपने कलेक्टिवाइजेशन कर लिया, लेकिन इंडिया में आप क्यों नहीं किया आपने? सो दैट इज द फेलियर ऑफ कोऑपरेटिव्स इन द फार्मिंग सेक्टर इन इंडिया, है ना. ओके सर, गॉट इट. दैट इज द फेलियर ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इन फार्मिंग इन इंडिया. सो इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी आता है मेंस में दैट व्हाई कोऑपरेटिव्स हैव failed in the farming sector while the cooperatives have been very good in the other sector such as Amul, such as Lizzat Papad. Cooperatives बाकी जगह चले but farming sector में क्यों नहीं चले, right? चलिए. Then what about water? So water is one of the India is the most scarce resource. India uses 2 to 4 times more water to produce a unit of food crop as China and Brazil. So 2 to 4 times more water.
we uses which kind of flood irrigation? That is a flood irrigation. Flood irrigation means पूरे पानी को बहा दिया and then crops are taking the water as per the need and excess of water is running away. तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भाई ये जो आप फ्लड इरिगेशन करते हो, चाहे वो आप कनाल इरिगेशन से करो जो पब्लिक प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और या ट्यूबवेल इरिगेशन, यू पुट अ ट्यूबवेल एंड यू एक्सट्रैक्ट द ग्राउंड वाटर. This is a very highly inefficient method and you need to switch to the micro irrigation, that is sprinkler and a drip irrigation. They say rain water harvesting और ये सब करना बहुत जरूरी है. They argue that India's water level is going down 0.3 meter per year as per the NASA. इसको आप कभी भी कोट कर सकते हैं. According to analysis by the NASA, India's water table is declining at the rate of 0.3 meter per year. एंड ग्राउंड वाटर इसीलिए इतना बड़ा इशू है इंडिया के लिए. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दैट इंडिया इज फेसिंग, है ना. देन इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट द की फैक्टर undermining the efficient use of water is the subsidies on the power for agriculture that, apart from the benefit towards farmer, incentivizes the wasteful use of the water and hasten the decline of the water table. कि भाई वाटर में पावर की सब्सिडी दी है, उन्होंने ट्यूबवेल लगा दिया, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है to extract the groundwater and a lot of groundwater has been extracted. And this has been done since the Green Revolution. Green Revolution इसीलिए आया क्योंकि ट्यूबवेल के तहत इतना ज्यादा वाटर हमने एक्सट्रैक्ट किया. Then they talk about as a keyword that India is a water exporting nation, that India majorly exports water. तो बेसिकली इन एसेंस दे आर्ग्यू दैट कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं कमोडिटीज को, हमने जैसे देखा राइस, बासमती राइस, सो इन दैट व्हाट वी डू, we have a lot of water being put into the crop ka production ke time. Overall water has been used in the production of the rice and that all water has been exported. And they compare it with China. China is around 0.1% their export of water divided by their import, whereas India is around 4. So we export 4 times of water as compared to import, whereas China is only 0.1. ऐसा क्यों है? Because China imports water intensive soya bean, cotton, meat, cereal grains, while it exports the vegetable, fruits and processed food. India क्या करता है? Exports the water intensive rice, cotton, sugar and soya bean. So this is another way, another area where India needs to focus, whether it's the export policy or whether it is the cropping pattern. All these insights are as valuable as they are 5 years ago. ठीक है, तो इसीलिए वो बात करता है कि भाई ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहिए और उससे काफी फायदे होंगे. फिर उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च भी की क्या, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राइट, टू गेट दिस डन. सो 2 आइडिया थे, हर खेत को पानी, सो वाटर टू ईच एंड एवरी लैंड, एंड सेकेंड इज द पर ड्रॉप मोर क्रॉप. ठीक, so it was based upon the 2 ideas, that is हर खेत को पानी, every land should get the water, and second is per drop more crop, that means the efficiency of the water. ये डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है with respect to micro irrigation, because you can expect one question on the micro irrigation as such in your GS3 agriculture कि माइक्रो इरिगेशन के क्या फायदे हैं. तो डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे ने बेनिफिट्स दिए हैं, सो डायरेक्टली वील यूज इट. Saving of the irrigation water around 20 to 48%, energy saving 10 to 17%, saving of the labor cost 30 to 40%, saving on fertilizer around 20%, increase in the crop production around 35%, increase in the net annual income of the farmer beneficiary. इसके अलावा they talk about with this technology additional area can be irrigated with the same amount of water, so you can increase your irrigation footprints, especially in the area where the dry land agricultural takes place. Then in addition, water deficient cultivable wasteland and undulating land areas can be brought under cultivation, so you can change your cropping pattern again. You can include the areas which are wastelands and more efficient use of the land can be there. There is a more scope of this use technology in the closely spaced crops such as rye, wheat, onion and potato. और उसके लिए फिर माइक्रो इरिगेशन फंड भी लेकर आए, एंड ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन. चलो,
सो भाई इकोनॉमिक सर्वे फाइनली कहता है कि वी नीड टू फोकस इन द एग्रीकल्चर फ्रॉम लैंड प्रोडक्टिविटी टू इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी. लैंड प्रोडक्टिविटी विच वाज द टाइम ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट? ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम वी फोकस्ड ऑन द लैंड प्रोडक्टिविटी, and in the time of the rainbow revolution, right, or sustainability revolution in agriculture, you can call it, we need to focus on the irrigation water productivity. This can be your conclusions as well in your agricultural topics. ठीक है? So this is your water in as an input. समझ में आया water का? तो वाटर में यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन. आई एम थिंकिंग टू गिव सम क्वेश्चंस फॉर द मेंस आफ्टर टुडेज सेशन, सो उसको लिख के दिखाना है. ठीक है, राइट? सो वाटर इज डन. नाउ लेट्स कम टू द फर्टिलाइजर. सो फर्टिलाइजर का चैप्टर था आपके इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में. सो दे टॉक्ड अबाउट फर्टिलाइजर सब्सिडी. ठीक है, सो विल डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर. विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर आई विल ट्राई टू गिव यू सम रीसेंट इनपुट्स एज वेल. तो फर्टिलाइजर बेसिकली 3 टाइप के हैं. एक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, विच आर मेनली दे फार्मर्स गेट और द लैंड गेट्स फ्रॉम यूरिया, फॉस्फोरस फ्रॉम डीएपी एंड पोटेशियम फ्रॉम एमओपी. ठीक है, सो दैट इज यूरिया, डाईअमोनियम फॉस्फेट एंड द म्यूरेट ऑफ द पोटाश. द ऑप्टिमम एनपीके रेशियो इज 2:4:1. very easy. Now economic survey says the urea dominates the sector over all the fertilizer. It is the most produced, most consumed, and most imported. It also faces the most government intervention. It is one of the areas where a lot of government intervention has hampered the particular sector. ठीक? Urea is the most physically controlled fertilizer with 50% under the fertilizer subsidy, fertilizer minister's movement control, and compared to 20% for DAP and MOP. We will see how. Subsidy कैसे मिलती है यूरिया में? कोई बता सकता है बृष्टि? How the subsidy in the urea is given? No sir, can't remember. सब्सिडी नहीं पता यूरिया में कैसे मिलती है? यूरिया में मिलती है हमें कॉस्ट प्लस सब्सिडी. इसका मतलब क्या है? जैसे हमें सिलेंडर में सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी कैसे मिलती है? एलपीजी सब्सिडी कैसे मिलती है? वी गेट द एलपीजी सिलेंडर टू अस, लेट्स से ऑफ 800 rupees, and then we pay 800 rupees and 200 rupee comes to our bank account, right? This is one kind of subsidy. The another kind of subsidy which is given in the fertilizer sector, in the urea, it is known as the cost plus subsidy. Here the manufacturer is there. Manufacturer ने urea बनाया, right? And the government has fixed the MRP of the urea. कि भाई दिस इज फार्मर एंड फार्मर को इस रुपए में यूरिया बिकेगा. फार्मर विल बाई द यूरिया एट दिस पर्टिकुलर प्राइस. दिस इज द सब्सिडाइज्ड प्राइस, राइट? लेट अस अज्यूम दैट एमआरपी इज लेट्स से 5,000 rupees. ठीक? नाउ द गवर्नमेंट फिक्सेस दिस एमआरपी कि भाई फार्मर को इतने का मिलेगा, एंड गवर्नमेंट स्लोली कैन इंक्रीज दिस एमआरपी ऑल्सो. But over the period of 10 to 12 years, only 11% increase has been seen in this MRP. बहुत कम increase हुआ है. We will see MRP जो increase हुआ है. Now, obviously, those who are producing the urea, they will have a cost that is based upon supply and demand of the raw material and everything. Now, let's assume that comes out to be 10,000. So, the government gives the subsidy of the remaining amount. That is the 10,000 minus 5,000 equal to 5,000. Now slowly and slowly, as the obviously input price will increase, this price fluctuates, and let's say this becomes 20,000. Now the government subsidy burden has increased. That is 20,000 minus, let's say this increased only to 5,500. So the government has to pay around 14,500 rupees. So the government subsidy burden has increased. इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस सब्सिडी. इसका मतलब ये है कि द मैन्युफैक्चरर, whatever be the cost minus the subsidy amount will be given by the MRP, will be given as a subsidy. अब ये बात बताओ बृष्टि, what is the problem with this model?
और अदिति, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस मॉडल? इस मॉडल में क्या समस्या है? सर इससे इतना यूरिया मिल रहा है तो जो हाँ? फार्मर है वो बिना सोचे समझे इरेस्पॉन्सिबली यूरिया यूज करता जाएगा सॉइल में, जिससे सॉइल खराब होगी, क्योंकि उनको सही रेट पे मिल रहा है। Okay, you are saying that farmers को सस्ते रेट पे मिल रहा है and this has not increased a lot, so the farmer will indiscriminately use the urea. यस, Yes, उससे sir. और सॉइल खराब होगी। हाँ, एनपीके रेशियो में ठीक है, Problem, NPK ratio will take a और hit. और सर जो मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे तो सब्सिडी मिल ही जाएगी, तो वो भी मतलब उसी तरीके से प्रोड्यूस करता जाएगा जिसकी जरूरत नहीं, या फिर थोड़ा सा लॉजिक मिस कर रही हूँ, Now, बट मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट है तो वो करता जाएगा you are प्रोड्यूस। getting on the right lines. कि मैन्युफैक्चरर को बताओ इस प्रोसेस में कोई इंसेंटिव है कि वो 10,000 को कम करे, वो अपनी अंदर की टेक्नोलॉजी इंप्रूव करे? There तो is वो no, ट्रेडिशनल मेथड ही यूज करेगा जिसमें हाँ, उसका कॉस्ट ज्यादा ही आए, हाँ, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं बनेगा वो। exactly. There is no incentive for the manufacturer to be cost efficient. कोई इंसेंटिव ही नहीं है उसके पास, बिकॉज ही नो वट एवर द अमाउंट इंक्रीजेस द गवर्नमेंट विल पे टू मी, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस यूरिया सब्सिडी मॉडल. चलो देखते हैं फटाक से. So the farmer buys the fertilizer at the maximum retail price below their normal supply demand based market rate. That is what is cost to a producer or import. ठीक. So MRP of the neem coated urea is fixed by the government. Let's say government ने इतने रुपए फिक्स किया, around 6,000 rupees per ton. Whereas average cost plus price payable to the domestic manufacturer importer comes out to be 17,000 से 23,000 per ton. ठीक. So अराउंड दिस, मतलब ये प्राइस पड़ता है मैन्युफैक्चरर को, एंड इन बिटवीन जितना भी कॉस्ट आया दैट इज पेड बाय द गवर्नमेंट एज द सब्सिडी. ठीक. मैन्युफैक्चरर है तो करीब 17,000 और इंपोर्ट किया तो करीब करीब 23,000 रुपए. द डिफरेंस विच वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्लांट वाइज प्रोडक्शन कॉस्ट is footed by the center as subsidy which goes to the companies. Understood? This is how the subsidy to the urea is given, specific to urea. Now subsidy to the non-urea, that is decontrolled. तो नॉन यूरिया कौन से बचे? पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. दैट इज डीरेगुलेटेड. अब डीरेगुलेटेड है तो कैसे है डीरेगुलेटेड? इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने बोला है कंपनीज को कि भाई यू सेट द प्राइस, एमआरपी हम नहीं सेट करेंगे, दिस इज द फार्मर, यू सेट द एमआरपी depending upon your cost. What the government will do, government will provide, yes, we will provide the subsidy, but we'll provide the subsidy as per particular amount. Let's say MRP आया, let's say 30,000 रुपए, and government ने बोला we will provide subsidy 10,000 rupees per ton. So बचा हुआ प्राइस कौन पे करेगा? फार्मर. 20,000 will be paid by the farmer. This is how the other two subsidy works. समझ में आया डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, अदिति एंड बृष्टि? यस सर. ठीक है. तो ये दोनों में इशू है. अब देखो दोनों में फर्क क्या है. फर्क ये है, फर्क तो समझ में दिख ही रहा है बहुत आसानी से, कि यहां पे क्या है, डी रेगुलेटेड है. यहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहां पे इस पॉइंट पे इंटरवीन कर रही है, सम स्मॉल सब्सिडी इज प्रोवाइडिंग, बट इन द अदर हैंड गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरवीन कर रही है. Now the price here, this MRP increases very fast, obviously as compared to the price of the urea. So आप खुद देखिए यूरिया का प्राइस धीरे इंक्रीज कर रहा है because MRP is fixed by the government, whereas the non-urea price has been increasing at a very fast pace. Now the farmer, उसको पता है फर्टिलाइजर लगाना है, so and if he does not have the proper information, he will go for the additional use of the urea as compared to the non-urea. So this is the major problem with the fertilizer sector. Let us very quickly see. MRP of the non-urea fertilizers are decontrolled or fixed by the companies. However, center pays a flat per ton subsidy on this nutrient to ensure the reasonable price. Per ton subsidy range from 10,000 to 24,000 for different types of fertilizer. तो ये हुआ basic understanding behind the fertilizer subsidy. अब इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अगर आप 1970 से देखिए एंड 2000 तक, दिस इज योर डिक्लाइनिंग फर्टिलाइजर रिस्पांस रेशियो.
your fertilizer response ratio has decreased to this time. Fertilizer response ratio बहुत आसान सा है कि भाई for example 1 kg of fertilizer में how much product you are getting, that is fertilizer response ratio. It is declining, hence the amount of the fertilizer which will be required will be increased to ensure the same amount of output, and that means input cost has increased, है ना, सीधी सी बात है. According to Department of Fertilizer, declining fertilizer response ratio in Indian agriculture is due to inadequacy and imbalance in the fertilizer use, increasing multi-nutrient deficiency, lack of farmer awareness about the balanced plant nutrition, and poor crop management. Now, Economic Survey 2015-16 talks about these 3 problems in the fertilizer sector. काफी हम पढ़ भी चुके हैं. पहला, लीकेजेस. तो इकोनॉमिक सर्वे बात करता है कि यूरिया is one product. Now this urea is one product, but its application are many. One product, but application are many. This is used in agriculture, sometimes used in industrial sector, sometimes used in and many places. But the subsidy is given only for agriculture. So this violates the one product, one value principle. ये इस चीज को वायलेट करता है और जिसकी वजह से डाइवर्जेंस होते हैं. खुद सोचिए, यहाँ वाले को यूरिया मान लीजिए 100 रुपीज में मिल रही है एग्रीकल्चर, और इंडस्ट्रियल वाले को 1000 रुपए में मिल रही है. सो ऑब्वियसली ही विल ट्राई टू डाइवर्ट दिस एग्रीकल्चर वाला यूरिया इनटू द इंडस्ट्रियल वाला यूरिया. केवल डाइवर्जन केवल अदर सेक्टर में नहीं होता, अदर कंट्रीज में भी होता है. सर्वे टॉक्स अबाउट कि इंडिया में जो यूरिया का प्राइस है गवर्नमेंट देने के बाद, दैट इज फार लेस देन दैट इज प्रिवेलिंग इन बांग्लादेश, नेपाल, लेट्स से भूटान, इवन इन पाकिस्तान. So क्या होता है कि इंडिया से it gets diverted to these areas. So the diversion takes place for non-agricultural uses and in the other country. Because of such diversions, what happens? Emergence of the black market. ठीक? Now the remaining urea, let's say demand is of 100 bags of urea. Now let's say 50 bags of urea are diverted. Only 50 are remaining. Now 50 are being consumed by the rich farmers because they have larger bargaining power. Now what about the small farmers? Small farmer को जाना पड़ता है ब्लैक मार्केट से खरीदने, जहां उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है. ठीक, इसको इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? बाउंटीज फॉर द वेल ऑफ. पहली बात तो कहता है कि ये जो रिच फार्मर हैं, इनको सब्सिडी की जरूरत ही क्या है? Why do they need subsidy for? So that is the rich farmer. And third problem क्या है? Inefficient urea producers, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, because of the cost plus subsidy. चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? यूरिया इज अंडर प्राइस्ड. यूरिया का प्राइस कम है, जिसकी वजह से ओवर यूज है. इन्वायरमेंटल एक्सटर्नैलिटीज हैं. व्हाट डू मीन बाय इन्वायरमेंटल एक्सटर्नैलिटीज, अदिति? When we say that because of urea environmental externalities are there, what do we mean by it? Environment externalities का मतलब ये है, जैसे हमने बहुत यूरिया यूज किया तो वो फाइनली आपका जा रहा है ओशियन में या सी में, तो वहाँ पे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो एक्सटर्नलिटी जो कहीं भी हमने काउंट नहीं किया है, that is so they will get eutrophication. affected. That is the problem Sir, of इकोनॉमिक कॉस्ट, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का भी इकोनॉमिक कॉस्ट है. हाँ, दोनों बातें हैं. एक तो यूट्रोफिकेशन भी हो रहा है रिवर्स के अंदर एक्वेटिक एनिमल का, और दूसरी एक्सटर्नैलिटी है पुअर सॉइल हेल्थ, ओवर न्यूट्रिशन जो हो जाता है. ठीक है. देन डिक्रीजिंग द फर्टिलाइजर रिस्पांस रेशियो, वी हैव डिस्कस्ड. एक और बात भी करता है इकोनॉमिक सर्वे, दैट देयर इज मल्टीपल डिस्टॉर्शंस इन दिस फर्टिलाइजर सब्सिडी. दैट इज अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड द प्रॉब्लम ऑफ द कैनलाइजेशन. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म कैनलाइजेशन? इट मींस दैट फ्रॉम इंडिया में अगर इंपोर्ट करना है आपको यूरिया, सो ओनली 3 firms are allowed to import urea, no other than that, and they import urea as per the directions of the government. जब गवर्नमेंट कहती है कि इतना यूरिया इंपोर्ट करना है तो वो यूरिया इंपोर्ट करते हैं. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज, बिकॉज जो कैलकुलेशन है किस बेसिस पे आपको कितना यूरिया लाना है, वो कैलकुलेशन प्रॉपरली हमेशा नहीं हो पाता. उसकी वजह से डिमांड सप्लाई मिसमैच होता है, उसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग होती है, राइट?
So this is the one of the problems with the, these are the problems with the fertilizer sector. ठीक है भाई, अब जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट देख लेते हैं. यूरिया whose basic MRP excluding the taxes has been raised hardly 11% since अप्रैल 2010. अप्रैल 2010 से केवल 11% यूरिया का प्राइस बढ़ा है, जबकि नॉन यूरिया प्रोडक्ट्स का प्राइस काफी बढ़ा है. Being super subsidized, urea is always prone to diversion for non-agricultural uses. It is used for binder for plywood, cheap protein source for animal feed, adulterants for milk vendor, apart from being smuggled to Nepal and Bangladesh. नीम कोटेड यूरिया आने से काफी फायदा हुआ है, पर डाइवर्जेंस अभी भी हो रहे हैं. नीम कोटेड यूरिया आज से 3-4 साल 5 साल पहले न्यूज में था, तो एक अच्छा रिफॉर्म था, बट उसके बाद भी डाइवर्जेंस तो हो रहे हैं. ठीक है, अब डाइवर्जेंस को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने जैम ट्रिनिटी लगाया. अब इकोनॉमिक सर्वे की बात खत्म हो गई है, थोड़ा करंट अफेयर्स पे हम बातें कर रहे हैं. ठीक, सो मार्च 2018 से गवर्नमेंट ने डीबीटी लगाया. इसका मतलब क्या था? यूरिया की बात चल रही है. इसका मतलब ये था कि मैन्युफैक्चरर को पहले पैसे कब पहुंचते थे? मैन्युफैक्चरर ने एक बैग ऑफ यूरिया दिया और वो डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया, देन उसके खाते में गवर्नमेंट पैसा डाल देगा. अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जब ये बैग डिस्ट्रिक्ट नहीं, डायरेक्ट ये फार्मर को पहुंचेगा. नाउ नॉट दिस, बट व्हेन द फार्मर रिसीव्स इट, फार्मर को कैसे पता चलेगा? जनधन आधार मोबाइल से पीओएस मशीन लगी होंगी, इसमें फार्मर इनपुट करेगा कि भाई मैंने इस कंपनी का ये यूरिया 1 kg का लिया या इतने बैग लिए. तब गवर्नमेंट उस मैन्युफैक्चरर को उतना पैसा, सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर करेगी. ठीक, सो this is one of the change after the actual sales to the farmer by the retailer has finally taken place. Each retailer will use the POS machine, fertilizer e-urvarak portal hoga, ठीक है, with these being processed on a weekly basis and payment remitted to electronically to the bank account. तो ये एक रिफॉर्म किया गया है. इसके रिफॉर्म से फायदा क्या है बताओ? इस रिफॉर्म से फायदा क्या है? ब्लैक मार्केट नहीं होगी, डाइवर्जेंस नहीं होगा, और जो डिजर्विंग है उन्हीं को मिलेगा. बाउंड्रीज फॉर वेल ऑफ नहीं होगा. बिल्कुल, एक फायदा तो सामने दिख ही रहा है कि जो डाइवर्जन होने की बात थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो डाइवर्जन हो जाते थे, वो डाइवर्जन्स क्या हो गए? रुक गए. दोस डाइवर्जन्स हैव बीन स्टॉप्ड. लेकिन एक लूप होल छूट गया इस चीज में. इसमें सेंटर ने अब चालू कर रखी थी नो डिनायल पॉलिसी. इसका मतलब एनीबडी, नॉन फार्मर इंक्लूडेड, कैन परचेज एनी क्वांटिटी ऑफ द फर्टिलाइजर थ्रू पीओएस मशीन. ऐसा नहीं है कि आप फार्मर हो तो आप फर्टिलाइजर ले जाओगे, कोई भी जाए बस फर्टिलाइजर ले जाए. दूसरी बात, सो इट अलाउज फॉर बल्क बाइंग बाय अनइंटेंडेड बेनिफिशियरीज विच आर नॉट जेन्युइन और डिजर्विंग फार्मर. दूसरा, उन्होंने 100 बैग की लिमिट रखी कि एक बार में 100 लिमिट ही ले जा सकते हो. एन इंडिविजुअल कैन परचेज एट वन टाइम. पर ये नहीं बताया 100 कितनी बार. So it does not stop from buying any number of times. So this was the loophole which is still there in the fertilizer regime. और इसी पे बात हो रही है अक्टूबर 20 में. गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू रिफॉर्म द फर्टिलाइजर सब्सिडी, कि भाई वो लिमिट करना चाहती है गवर्नमेंट अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर ईच फार्मर कैन बाई ड्यूरिंग अ क्रॉपिंग सीजन. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूव, जो हमने पढ़ा. So discussions are going on to cap the total number of subsidized farmers fertilizer bag that any person can buy during the entire cropping season. फिर वो कहते हैं कि जिसको इससे ज्यादा जरूरत होगी वो क्या होंगे? इसका मतलब वो बड़े फार्मर हैं. These are big farmers and this big farmers can obviously afford it, right? So this is expected that it would even retail level divergence and purchases by large buyers masquerading as the farmers. So this is one of the current affairs in which the fertilizer subsidy is been in the news. Now let's talk about the interventions, the reforms that economic survey wants. पहला वो कहता है जैम ट्रिनिटी करो to check leakages and improve targeting. That is done. Decanalize the urea import is still not done. Decanalize means allow the other entities also to import the urea and decrease the government intervention. Bring urea under the nutrient based subsidy that is given for non-urea. So this still not done. And universal subsidy with the cap on number of bags of urea, this is being discussed.
अब आप देख रहे हैं कि 5 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे ने चौथा रिकमेंडेशन दिया था एंड नाउ इट इज बीइंग डिस्कस्ड. सो कितना टाइम लगता है रिकमेंडेशन से उसको पॉलिसी में कन्वर्ट होने में. सो final thing, the improvement in the fertilizer use efficiency requires farmers knowledge regarding the right product, doses, time, method of application. Some of the suggested measures are the use of the optimal dose based upon the soil health status, promotion of neem coated urea, promotion of micronutrients, promotion of organic fertilizer, promotion of water soluble fertilizer. अब आप लोग जरा बताइए कि कुछ स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग लॉन्च की हैं, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो इस पे हिट करेंगी सीधे, क्या क्या लिखेंगे बताइए. सॉइल हेल्थ कार्ड. यस, सॉइल हेल्थ कार्ड. फार्मर वो कॉल सेंटर. फर्स्ट इज सॉइल हेल्थ कार्ड, राइट. क्या नेक्स्ट, कृषि विज्ञान केंद्र. यस, कृषि विज्ञान केंद्र. कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र. एंड और क्या हो सकता है इसमें फार्मर को और एजुकेट करने के लिए? बाकी कुछ भी रिफॉर्म्स जो हों, जैसे आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कोई भी हो, बायोटेक किसान और इतना कुछ आता रहता है, वो सब इसी चीज के लिए है. ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट किसान मित्रास आर बीइंग क्रिएटेड. सर एक मेघदूत ऐप, लेकिन वो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के लिए था वो. हाँ, तो बेसिकली ये सब इसी चीजों के लिए है ना. सो एक्सटेंशन सर्विस में कोई भी इनिशिएटिव हो वो इसके अंदर आएगा. स्पेसिफिकली हिट कौन सा कर रहा है? सॉइल हेल्थ कार्ड हिट करेगा और जैम ट्रिनिटी जो बनाया गया है वो हिट करेगा. उसके अलावा जो मैंने पीछे पढ़ा, या ला दी देखिए, ई उर्वरक डीबीटी पोर्टल. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्टल आप लिख सकते हैं इसके रिफॉर्म के लिए. ठीक है, चलो. सो हमने बात की वाटर की, हमने बात की फर्टिलाइजर की. वाटर की बात थी आपके चैप्टर नंबर 4 मोर फ्रॉम लेस में, और फर्टिलाइजर की बात थी चैप्टर नंबर 9, दैट इज द फर्टिलाइजर सब्सिडी. एमएसपी पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट एमएसपी पे 2-3 इनपुट्स हैं, बस उसको डिस्कस कर रहे हैं. पहली बात, एमएसपी अवेयरनेस. तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है इन पंजाब एंड हरियाणा ऑलमोस्ट ऑल पैडी एंड व्हीट फार्मर्स आर अवेयर ऑफ द एमएसपी पॉलिसी. However, very few farmers who grow pulses are aware of the MSP for the pulses. और इसीलिए आप देख भी सकते हैं कि that the protest for MSP mainly has been, or the protest for recently these agricultural acts has been more or less confined to the farmers belonging to Punjab and Haryana, because these are the most aware farmer. These are the farmers who have the largest income from the farming. These are the farmers who are enjoying the benefits of this APMC. They have now the connections with the people in the APMC. They have set up their own logistics chain with respect to APMC. So that's why the majority of the farmers, I will not say all the farmers, but majority of the farmers यहीं से belong कर रहे हैं, है ना. एक important बात इकोनॉमिक सर्वे कहता है that MSP should reflect the social cost rather than only the private return of production. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आर्ग्यू करना चाहता है कि एमएसपी फॉर लेट्स से पल्सेस शुड ऑल्सो इंक्लूड इट्स पॉजिटिव इन्वायरमेंटल एक्सटर्नैलिटीज. ठीक, लेट्स से ग्रोइंग wheat, returns to growing wheat, sugarcane, paddy, taking into account the negative externalities using chemical fertilizer, falling water tables, burning crops. Conversely, social returns to the pulses is higher than the private returns, because it is not only uses less water and fertilizer, but fixes the environmental nitrogen, atmospheric nitrogen naturally, helps keep soil porous, and positive social benefits are coming. ये सिमिलर आइडिया दिया था आपके अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी ने भी. Arvind Subramaniam committee, which also said that MSP should reflect the social costs or social rate of return or social returns. Whenever there is a question on the MSP in the way forward, you can mention this. Whether you mentioned economic survey, whether you mentioned the Arvind Subramaniam committee कि भाई ये MSP पे एक input है. ठीक है, चलो. ताकि what is the idea, so that we can improve our cropping pattern accordingly. Next topic we talk about that is being discussed in your recent economic survey, that is agricultural research and education. Agricultural research and education में सबसे कौन सी मिनिस्ट्री है इसके लिए? Anyone? दृष्टि कौन सी मिनिस्ट्री है?
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ, पता नहीं मिनिस्ट्री सर। ऑफ एग्रीकल्चर एंड ओके। मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर, फार्मर वेलफेयर। देन इसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है? फार्मास्यूटिकल्स, नहीं, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट इसमें नहीं है। केमिकल्स का है वो, तो हेवी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल का है। फर्टिलाइजर हाँ। सब्सिडी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल देता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है डेयर, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ, ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सटेंशन, within DARE there is a premier institute that is ICAR, यस, and this ICAR is responsible for the agricultural research and the education extension services in India. So ICAR is the premier research organization for coordinating, guiding and managing the agricultural research and education including horticulture, fisheries, animal sciences in the entire country. Agricultural extension is a very one of the topic that is mentioned directly in your GS3 agriculture. ठीक है, तो इसको भी एक पेज में टॉपिक बना के रख लेना है। अब लॉट ऑफ इनपुट्स यू कैन टेक फ्रॉम दिस सेशन इटसेल्फ। फिर क्या है, नेशनल, वन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम। सो वन ऑफ द थिंग्स डन बाय द ICAR इज द रिसर्च इन विच दे कम अप विद अ डिफरेंट क्रॉप वैरायटी। तो ये मेंशन है इकोनॉमिक सर्वे में कि कितनी कितनी क्रॉप वैरायटी इंक्रीज की, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, याद ही रखना है। बायो फोर्टिफाइड वैरायटी भी they are now having. What do you mean by biofortified crops? इंटेंशनली सर विटामिन और न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं हाँ, जिसमें, so वो बेसिकली किसके लिए, ये जो माइक्रो न्यूट्रिशन वो बढ़ाने के लिए, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी उसको कम करने के लिए। तो पहले से ही हम जो पोषण अभियान सो कॉल्ड चल रहा है उसको हम ऑग्यूमेंट कर सकें एग्रीकल्चर की साइड से ही, फॉर द प्रिवेंटिंग इन नेचर सर, हाँ प्रिवेंटिंग इन नेचर, हाँ, इंश्योरिंग द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू नेचुरल फूड सिस्टम्स। ठीक है, so this is being done in the national agricultural research system. Then more works done, that is natural resource management and integrated farming. If you remember last year one question has been asked, that is what do you mean by integrated farming system? ठीक है, so a lot of focus has been there on the sustainability in the agriculture. तो उसको भी एक important topic के रूप में याद रखना है। Organic farming, zero budget natural farming, integrated farming system, and the inputs you can give, whatever the inputs are coming from the agricultural extension, हर चीज के input देगा। तो one of the government initiative you can directly add. So council has developed 60 location specific, cost effective, eco friendly and socially acceptable multi enterprise integrated farming system models, जहाँ पे फार्मर की पार्टिसिपेटरी मोड से प्रोडक्टिविटी ये सब बढ़ाएंगे। बायो इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम्स हैव बीन कमिंग अप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी डिपेंडिंग अपॉन द एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। Then very important with respect to the stubble burning. स्टबल बर्निंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूशन की समस्या है, उससे लड़ने के लिए क्या क्या है। पहली बात, मशीन्स ऐड की गई हैं फार्मर्स को। मशीन्स किस लिए दी गई हैं, एनीवन? मशीन्स का इससे क्या मतलब है स्टबल बर्निंग से, कोई बता सकता है? दृष्टि, कौन सी मशीन दी गई? हैप्पी सीडर मशीन हाँ, दी गई तो है। मशीन से क्या होगा, इन एसेंस क्या होगा जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम रुकेगी? मतलब ये मशीन्स किस लिए दी जा रही हैं? आई एम आस्किंग दैट। तो सर मतलब एक मिनट बृष्टि प्लीज, फिर अदिति। हाँ सर, उसको मतलब एकदम रूट से उसको हटा देंगे, वो जो हाँ, ताकि उसको जलाने की जरूरत ना पड़े, है ना, जलाने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल, रूट से बिल्कुल। उसको खत्म कर देंगे। यू आर सेइंग समथिंग अदिति? यस सर, इसी में एडिशन है कि इसमें वो कुछ ऐसा ऐड भी कर रहे हैं ताकि वो ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह आपके काम आए, वो वेस्ट वो अलग एक चीज है। आई वाज टीचिंग करंट अफेयर, दैट इज पूजर डीकंपोजर। अच्छा, आई गॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू। वो पूजर डीकंपोजर है। वो रिसेंटली अरविंद केजरीवाल वेंट एंड वन ऑफ द टेक्निक्स बीइंग डेवलप्ड बाय ICAR ओनली, लेट्स ऐड टू दिस वन। तो ये अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इसमें क्या होगा कि आप एक सोल्यूशन बनाएंगे, यू विल प्रिपेयर अ सोल्यूशन एंड यू विल, आप वो सोल्यूशन को डाल देंगे उस क्रॉप के ऊपर, तो बहुत जल्दी वो पूरा जो आपका स्टबल जो बचा है उसको वो मतलब प्रोसेस कर देगी, और प्रोसेस ऐसे करेगी कि मैन्योर के रूप में बन जाए। सो यू डोंट हैव टू एक्सट्रैक्ट विद द मशीन्स आल्सो, और वो एक आगे नेक्स्ट फार्मिंग के लिए वो एक मैन्योर की तरह उसको डिकम्पोज कर देगी। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बन बाय द ICAR।
ऐसा Then- ये तो उतना ही था कि रूट से निकालेगा और कटिंग में हेल्प करेगा, हाँ, जलाना ये नहीं चीज़। पड़ेगा, पॉल्यूशन वाला इशू। Then awareness generation through in situ crop residue management. So this is one of the example of this only. सर वो वाले मशीन का क्या नाम आपने बताया, वो जिससे मैन्योर हो जाएगा, वो क्या That is था? पूसा decomposer. मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पूसा decomposer. ठीक है, आई विल ऐड दिस इनटू द पीपीटी, पीडीएफ में देख लेना। मैं जब इसका पीडीएफ अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, मतलब उस पे सर्वे वाले ग्रुप पे, सो आई ऐड दिस टू दिस, मतलब आई ऐड। देन अवेयरनेस क्रिएशन अबाउट इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, अवेयरनेस प्रोग्राम, डेमोन्स्ट्रेशंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसान मेला। अब इकोनॉमिक सर्वे ने उसके फैक्ट भी दिए हैं कि भाई इतने किसान मेला ये वो, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी विद द शॉर्ट ड्यूरेशन पैडी, शॉर्ट ड्यूरेशन करेंगे ताकि वो डिस टाइम बढ़ जाए तो ये सब जलाने की जरूरत ही ना पड़े। देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ही करना है ओवरऑल। क्यों यार, इसको खत्म करो ना, वीड जो आपका पैडी और वीड लगा रखा है, जस्ट रिमूव दिस। सो उसके लिए भी बात करनी है। सो दिस इज ऑल द स्टेप्स बीइंग टेकन विद रिस्पेक्ट टू इंप्रूविंग द एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड द एजुकेशन टू फाइट अगेंस्ट द स्टबल बर्निंग। तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन स्टबल बर्निंग पे ही आता है, इफ द क्वेश्चन कम्स कि भाई उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो यू कैन टॉक अबाउट कि 4 फोल्ड तरीके से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पहला, मैकेनिकल मशीन्स दे दो। दूसरा, इन सीटू मैनेजमेंट कर दो। तीसरा, वैरायटी चेंज कर दो। और चौथा, ओवरऑल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करो, राइट। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड टेम्पलेट फॉर योर आंसर। Then demonstration and upscaling of the climate resilient technology and in reaching out to farmers and the youth with the improved technology. कोई प्रोग्राम बता सकता है, एनी प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू ICR थ्रू विच दे डू इट? ICR का कोई प्रोग्राम याद आ रहा है जिसके थ्रू दे डू इट, रीचिंग आउट टू द यूथ? दृष्टि, कोई ICR का प्रोग्राम बताओ थ्रू विच दे आर अट्रैक्टिंग यूथ टू द एग्रीकल्चर। अब तो मैंने पूरा प्रोग्राम ही बता दिया। सर आर्या समथिंग, आर्या, ठीक है। इसके अलावा भी दैट इज अट्रैक्टिंग रूरल यूथ टू एग्रीकल्चर, so that let's retain some of the youth, because now the focus of the government has been to turn these producers into entrepreneurs. Entrepreneurs means the farmers. So basically the idea has been to convert an agriculture from a subsistence based activity to a agri business enterprise. ठीक, The similar lines, one of the initiative which has been taken, कौन सी स्कीम थी वो? कुसुम स्कीम। उसमें भी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि दिस अन्नदातास नीड्स टू कन्वर्ट इनटू ऊर्जादाता। सो ओवरऑल मोदी जी का जो ओवरऑल विजन है, उनका विजन यही है कि एग्रीकल्चरल फार्मर को क्या दिया जाए, उनको इतने फ्रीडम दी जाए so that they can develop it into a viable business activity। वो वैल्यू एडिशन भी कर पाए, उनके पास फ्रीडम हो किसी को बेचने की, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर पाए। उसी फिलॉसफी के अंतर्गत इन्होंने 3 ईयर रिफॉर्म्स लिए हैं। चलो, इकोनॉमिक सर्वे बात करता है एक्सटेंशन में दिक्कतें क्या हैं, जल्दी जल्दी। एग्रीकल्चरल एजुकेशन इज वीक वेयर द एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट। कहता है कि जहां एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे एग्रीकल्चरल एजुकेशन काफी वीक है। और जहां पे एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनी है। फिर वो कहता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में रिसोर्स क्रंच है, डिफिकल्टी इन अट्रैक्टिंग द टैलेंटेड फैकल्टी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नहीं है, वीक लैब टू लैंड कनेक्ट है, लैक ऑफ इनोवेशन है। कहता है कि यदि इंफॉर्मेशन होती भी है इनके पास, सो दे आर नॉट एबल टू डिफ्यूज इट टू द पीपल, इनोवेशन इज नॉट एबल टू गेटिंग इंटीग्रेटेड। फिर इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक एग्रीकल्चरल रिसर्च इज लेस बाय द गवर्नमेंट। And more importantly, they say even the people who are there in the ICAR, let's say, or in different fields, agriculture universities, they have no incentive to improve. They have no incentive to innovate. So their productivity, economic survey कहता है, very, very low. Their incentive is, their activity is, productivity is very, very low. Hence, we need to promote this agricultural research and education as well. इसमें एक दो initiatives भी हैं या फिर key points हैं from previous economic survey. लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करो। दे गिव एग्जांपल ऑफ द सेल फोन्स इन घाना, केन्या, नाइजीरिया, इन थाईलैंड। They provide information on the prices and the cultivation to the farmers. Massive increase in the farm incomes have been seen. Very important that cost of the drones have decreased. So cost of the drone has decreased, and these state agriculture universities can provide crucial information on the crop health, irrigation problems, soil variation,
pest and fungal infestation through this drones as well. So this is your agricultural research and education. Let's come to the last topic of the day, that is the recent agricultural reforms. अब देखो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म जो रिसेंट हुए हैं उसके में प्रोज एंड कॉन्स में आई एम नॉट गोइंग इनटू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट, आई एम मेयरली डिस्कसिंग व्हाट इज बीइंग डिस्कस इन द इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है. सो प्रेसिडेंट ने भाई असेंट दिया 3 लॉस बनाने का, अभी भी जिन पे इतना कॉन्टेस्टेशन है. तो जो सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे एग्रीकल्चर में, दीज आर द 3 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. फर्स्ट इज द फार्मर प्रोड्यूस एंड ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, दैट इज APMC रिफॉर्म. Second, the Farmer Empowerment and Protection Agreement on Farmer Assurance and Farmer Service Act, that is contract farming. And second is Essential Commodities Amendment Act, that is getting the food out of the Essential Commodities Act. अच्छा, Essential Commodities Act को नहीं हटाया है, केवल Essential Commodities Act के अंदर से फूड ग्रेन्स को हटा दिया है. ठीक है, वो भी हटाया नहीं है, उसके अंदर क्लॉजेस डाले हैं. सो वी विल सी दोस क्लॉजेस. एक और बात भी है, फ्रॉम दिस नेम इटसेल्फ ये कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, स्पेशली इन द प्रीलिम्स. सो कीप दैट इन माइंड. नाम है ट्रेड एंड कॉमर्स में यू हैव द APMC एंड एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन में यू हैव द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. सो कंफ्यूजन ना हो. सो वन ऑफ द इनपुट्स व्हिच हैज बीन गिवन बाय द वॉल्यूम 1 वो कहता है, अच्छा एक और बात भी है, दो LPG रिफॉर्म्स हुए थे, द LPG रिफॉर्म्स व्हिच हैव टेकन प्लेस इन 1991, they have bypassed the agricultural sector. ठीक, because in the agricultural sector reforms have not taken place, the kind of the freedom which they require. For example, ये तीनों तरीके की जो फ्रीडम है, यहाँ पे आपकी तीनों तरीके की जो फ्रीडम दी जा रही हैं, all these reforms have not been done. अगर LPG रिफॉर्म को इस टोटलिटी में लगाया जाता, then these reforms should have come then and there only. The reforms such as Essential Commodities Act के अंदर जो reforms हैं, ओवर रेगुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर का, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती. बट यू इमेजिन दैट टाइम LPG रिफॉर्म्स जब आए थे तो क्या थी? द गवर्नमेंट विच इटसेल्फ हैज ब्रॉट वाज नॉट अ फुल फ्लेज्ड मेजॉरिटी गवर्नमेंट. नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, उनके पास खुद की मेजॉरिटी बड़ी मुश्किल से बनी थी. सेकेंडली, द स्टेट गवर्नमेंट्स वर वेरी हॉस्टाइल. थर्डली, और क्या समस्याएं थी उस टाइम, कोई बता पाएगा कि LPG रिफॉर्म्स उस समय प्रॉपरली क्यों नहीं हो पाए? एनीवन? दृष्टि? सर एग्रीकल्चर के इसमें नहीं, कोई भी, मतलब जैसे context LPG रिफॉर्म्स आपके 1991 में हुए, बट वो प्रॉपरली नहीं हो पाए. एज इन सम ऑफ द सेक्टर्स इट टच्ड, बट जैसे लेट्स से लेबर रिफॉर्म्स नहीं हो पाए. सो व्हाई इट वाज नॉट पॉसिबल, या क्यों नहीं हो पाए? सर क्योंकि उस वक्त थोड़ा स्टेट का कंट्रोल जरूरी था, हम पूरी तरह मार्केट पे नहीं छोड़ सकते थे. हाँ, ये भी क्योंकि बात हम बिल्कुल खुद ठीक है. स्केप्टिक थे उस समय LPG रिलेटेड पूरे आइडियोलॉजी को लेके. तो इट वाज फर्स्ट टाइम हम उधर गए थे, वी वर फॉरेनिंग इनटू कि भाई प्राइवेटाइज करना है, और तो पूरी तरह स्टेट कंट्रोल नहीं यूज कर. ठीक है, एक तो मतलब यू आर सेइंग वन पॉइंट, दैट इज we let me add a slide and then we can just हम पॉइंट्स के लिख सकते हैं. ठीक है, सो वन पॉइंट यू आर सेइंग दैट we ourselves were very skeptical about the LPG reforms. ठीक है, next, so we decided let's go for the phase wise. Anything else? और पॉइंट बताओ. सर ऐसा लिख सकते हैं कि क्योंकि IMF की वजह से हमें थोड़ा सा प्रेशर में हमने किया था, तो हमारे डोमेस्टिक में ये हो सकता था कि आप इंटरनेशनलाइज इतना प्रेशर होके तब ये कर रहे हो. सो नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था. इन 1980s itself the reforms were about to come. अगर राजीव गांधी was not in, मतलब if he would have continued the same path he has been in the first year of his prime ministership, तो वो कर लेते रिफॉर्म्स, बट वो फंस गए बोफोर्स वगैरह के चक्कर में. अदरवाइज रिफॉर्म्स तो करने ही करने से, दे हैव बिकम इनएविटेबल, होने ही होने थे वो रिफॉर्म्स. एनीथिंग एल्स बृष्टि, और क्या पॉइंट्स हैं? सर इनफॉर्मल, प्लीज गो अहेड. हाँ सर, इनफॉर्मल सेक्टर मतलब इनफॉर्मल सेक्टर मतलब नहीं समझ में आया. देखो, फर्स्ट तो वही हमने जो 2 पॉइंट बोले, लेट्स टॉक अबाउट इट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ वाज नॉट अ फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट, डिपेंडेंट अपॉन अ लॉट ऑफ कोलिशन पार्टनर्स. ठीक. सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट्स का सपोर्ट नहीं था.
and that is why majorly because your agriculture is a state subject, है ना, एग्रीकल्चरल स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए उसमें टच नहीं हो पाया। सिमिलरली लेबर भी क्या है आपका, एक कौन सब्जेक्ट है लेबर? स्टेट लेबर इट्स ए कॉन्करेंट सब्जेक्ट, कॉन्करेंट बेस्ड, इसलिए उसमें भी रिफॉर्म्स नहीं ला पाए, है ना। सो स्टेट गवर्नमेंट्स में भी रिफॉर्म नहीं ला पाए, स्टेट गवर्नमेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स वर डोमिनेटेड बाय द लेफ्ट, प्लस लेफ्ट आइडियोलॉजी भी उस समय काफी ज्यादा थी, है ना। सो दीज वर द इश्यूज कि भाई हम पूरे एलपीजी रिफॉर्म फेज वाइज नहीं ला पाए, एंड पहला पॉइंट भी बिल्कुल सही है, हम स्केप्टिकल थे। So agriculture में first phase LPG reforms have not been able to come, and this is what economic survey says. Reforms in agriculture were far more overdue than the labor reforms, as the existing laws kept the Indian farmer enslaved to the local mandis and their rent-seeking intermediaries. While other categories of producer in India had the freedom to decide whether to sell his or her produce, the Indian farmers did not. The local monopolists created by this legal infrastructure enabled the intermediaries to prosper at the cost of the farmer, especially the poor one without a witherell to store their produce. The poor farmer does not have any, let's say, warehouse where he can store his produce. And the poor farmer became too much dependent on these intermediaries. तो भाई यही कहता है इकोनॉमिक सर्वे, वन मार्केट वन इंडिया वन मार्केट बनाएगा, क्रिएटिंग इन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स टू मूव अप द वैल्यू चेन फ्रॉम फार्म टू फोक, क्रिएटिंग जॉब्स एंड इंक्रीजिंग इनकम्स। अच्छा एक बात बताओ कि एपीएमसी एक्ट लाया क्यों गया था? व्हाई दिस एपीएमसी एक्ट हैज बीन क्रिएटेड? दृष्टि सर ताकि मतलब उनको मतलब मार्केट, एक अश्योर्ड मार्केट मिले फार्मर्स को लोकल में, तो ठीक है। एपीएमसी फर्स्ट यू आर सेइंग दे आर गेटिंग एश्योर्ड मार्केट, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट, एपीएमसी में ये बोला गया कि फार्मर्स को यही बेचना है, दिस इज द आइडिया, है ना मेन। दे कैन नॉट सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ एपीएमसी। सर स्टेट की इनकम एज इफ इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट की इनकम भी डिपेंड करती है सर, इसलिए तो स्टेट बेसिक फिलॉसफी क्या थी एज इन why the farmers cannot sell outside of the APMC? क्यों रिस्ट्रिक्शन क्यों डाला गया था ये? सर नंबर ऑफ मीडिएटर्स कम करने के लिए, मिडलमैन। ठीक है चलो। और दूसरा ये था सर कि वो पहले अपने जहाँ पे उनका विलेज है वो वहीं पे रह जाते थे, तो उनको पता नहीं चलता था कि क्या बेस्ट प्राइस है, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे। अब दो तीन आइडिया देता हूं जल्दी से, दोनों के पास, कस्टमर एंड सेलर बोथ। देखो अर्लियर व्हाट फार्मर्स कैसे लोन लेते थे मनी लेंडर से, ठीक है, तब वो प्रोड्यूस करते थे। तो व्हाट दिस मनी लेंडर यूज्ड टू डू, आपने प्रो इंडिपेंडेंस में पढ़ा होगा, दे यूज्ड टू टेक अवे देयर लैंड्स या प्रोड्यूस ले लेते थे उनसे। सो एज टू अवॉइड दिस मनी लेंडर्स कि वो प्रोड्यूस अपना इनको ना बेच पाए, they have said no, they will sell their produce only in the market so that nobody can come to the farmers और जाके उनसे प्रोड्यूस डायरेक्टली फार्मर से खरीद पाए। नो, स्पेशली दिस मनी लेंडर। ये बेसिक फिलॉसफी थी कि भाई ऐसे क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया कि वाई हमें मंडी चाहिए। इसके अलावा हाँ मंडी की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस थी कि फॉर एग्जांपल जो हमने मार्केट इंटेलिजेंस की बात की थी, सो मंडी का काम था कि मार्केट इंटेलिजेंस फार्मर को देना कि भाई व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू विच द फार्मर कैन डिसाइड कि क्या बोना है क्या नहीं बोना है, ऑल दीस थिंग्स। सर बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो फार्मर की रिक्वायरमेंट्स है एपीएमसी के थ्रू हमने उसको एक स्ट्रक्चरल यस एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय दी फीचर दिया है। यस, सो ये सब आइडिया था एपीएमसी का, पर लेटर ऑन यही क्या बन गया, उसके लिए शैकल बन गया फार्मर के लिए। एपीएमसी जो बने थे दे वर रिफ्लेक्टिव ऑफ एन एरा ऑफ जब 1990s के पहले के एरा। इसने क्या किया, लेटर ऑन फार्मर्स को फार्मर्स को एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जब उस फार्मर के पास इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट भी आ रहा है, हर चीज आ रही है, उसको दूसरी मंडी में अच्छा प्राइस भी मिल रहा है, बट ही कैन नॉट सेल। क्यों? क्योंकि एपीएमसी एक्ट ने यहां उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और ऐसा नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रही थी, मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 से चल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक मॉडल एक्ट बनाती थी, स्टेट गवर्नमेंट्स को बोलती थी कि भाई तुम रिफॉर्म करो, बट वो करते नहीं थे, कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया। तो इस बार मोदी जी ने कहा कि हम तो सेंटर से ही करा देंगे सब कुछ। सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड द एपीएमसी रिफॉर्म्स। लेट्स
क्विकली जो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है देख लेते हैं. Farmers in India have suffered from various restrictions in the marketing their produce. ठीक है. Farmers have restricted to sell their produce only to the registered licensee of the state government, that is APMC. Further, barrier existed in the free flow of the agriculture produce between the various state owing to the prevalence of the APMC legislations. कि भाई एक स्टेट का फार्मर दूसरे स्टेट के फार्मर को भी नहीं बेच सकता था, या दूसरी एक स्टेट में दूसरे स्टेट में भी नहीं बेच सकता. सो ये एक बैरियर क्रिएट हो गया. विद इन स्टेट जिन पे लाइसेंस है उन्हीं को बेच सकता है, कि बैरियर क्रिएट हो गया. सो इट हैज क्रिएटेड मेनी बैरियर्स. देन द प्रेजेंस ऑफ द मल्टीपल इंटरमीडिएटरीज बिटवीन फार्मर एंड द फाइनल कंज्यूमर्स लेड टू लो रियलाइजेशन फॉर फार्मर. टैक्सेस और सेस बहुत बढ़ गए, और इन चीजों का एपीएमसी के अंदर इतने इंटरमीडिएटरीज हो गए, टैक्स और सेस इतने बढ़ गए, तो फार्मर को रियलाइजेशन नहीं हो रहा है. ओवरऑल वो जो मनी है उसका यूज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में नहीं हो रहा है. ठीक. बैक डेवलपमेंट ऑफ द मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी पुअर. फिर इश्यूज रिलेटेड टू मैनुअल वेइंग, सिंगल विंडो सिस्टम, लैक ऑफ मॉडर्न ग्रेडिंग, सॉर्टिंग प्रोसेस, सब पुअर है. आप ऐसा समझिए आरटीओ डिपार्टमेंट में गए और कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन जाना वही है पासपोर्ट बनवाने, या फिर जाना वही है डीएल बनवाने. सो गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम आपको एक पैरेलल मंडी क्रिएट करके देंगे, या प्राइवेट सेक्टर अपनी मंडी क्रिएट कर सकता है जहां वो सारी सुविधाएं वो बना के देगा. दे विल प्रोवाइड all kinds of facilities here in the private mandi, and the existing mandis will be there. ठीक. अब जो फार्मर्स का डर है उनका ये है कि जब प्राइवेट मंडी जैसे ओला और उबर आ गए है ना, तो प्राइवेट मंडीज आ जाएंगी जब, then slowly and slowly this will be defunct. इनका कोई काम नहीं रह जाएगा. क्यों? Because every farmer will obviously go to these mandis only. They will go give good price, अच्छा प्राइस देंगे, they will provide more better facility, जल्दी जल्दी करेंगे. फार्मर का डर ये है, उनको शॉर्ट टर्म में दिक्कत नहीं है, उनको लॉन्ग टर्म में दिक्कत है. उनको लगता है कि जो ओल्ड मंडीज हैं ये एमएसपी पे हमें प्रोड्यूस दे देंगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की हैं. प्राइवेट मंडी एक बार आ गई तो उनपे कोई मैंडेट नहीं है कि वो भी एमएसपी पे देंगी. एंड दिस इज वन ऑफ द फियर्स ऑफ द फार्मर्स, है ना. बट इकोनॉमिक सर्वे तो भाई ऑब्वियसली गवर्नमेंट की बात कहेगा. द डिले रिजल्टेड, जो हो रहे हैं डिले, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस 4 to 6% in cereal pulses, 7 to 12% in vegetable fruits में. टोटल हार्वेस्ट लॉस 44,000 करोड़ इन द 2009 होलसेल प्राइस. तो ये फैक्ट याद रखना है और इसको कोट करना है जब आप डिफेंड करोगे एपीएमसी रिफॉर्म्स को. ठीक है, ये लास्ट की जो लाइन है इसको याद रखना है. नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. आसान सा लॉजिक है. द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट द फार्मर नीड्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर. फार्मर ने एक आदमी, एक बाहर के होलसेलर से, रिटेलर से, मैकडोनल्ड से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वी विल प्रोवाइड यू एट दिस क्वालिटी दिस थिंग. तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी. तो अच्छी अच्छी क्या होंगी कि ये क्या करेगा, ये जो बाहर का प्रोड्यूसर, ये टेक्नोलॉजी देगा फार्मर को, मार्केट इंटेलिजेंस देगा, है ना, ये इसको और बेटर इनपुट देगा कि चलो अच्छा ये सीड लगाओ, इरिगेशन के लिए सुविधा दे देगा. और फार्मर से चूंकि वो लैंड नहीं ले सकता है, देन ही विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट अपॉन द फार्मर. And the farmer will get the assured price, assured and good price. Chunki there is no intermediaries involved, then it would be good for the farmers in the long run also. So this is the overarching idea behind the second act, that is the contract farming bill. Okay. So let's say so enable farmer to access modern technology and better inputs. This is important line. It will transfer the risk of the market unpredictability from farmer to the sponsor. That means that first, let's say our agreement has happened. Now the farmer is assured. If something happens to the market, now the risk is upon him. This is what survey says. ठीक है, इसकी डिटेल्स अलग हैं, डिटेल्स अलग में pros and cons and some challenges will be different, but now this act has been enacted. Next is the Essential Commodities Act. So the amendment में they have added the new section 3A. It allows that only under the extraordinary circumstances the regulation will be done of the cereal, pulses, onion, potato, onion, edible oil and oils. Otherwise there will not be any regulation by the government. ठीक. And they also said कि भाई objectively कि when the interventions will be done, when the 100% price increase will be there, 50% in the case of the non-perishable, when so much fluctuation will happen, then only we will impose the stock limits under the Essential Commodities Act. ये सब तो पढ़ रखा होगा आपने. Now
व्हाट इज द आइडिया, क्या क्यों एसेंशियल दृष्टि, व्हाई द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट नीड्स टू बी अमेंडेड, क्या आपने पढ़ा है अभी तक इसके बारे में? तो स्टॉक होल्डिंग रोकने के, हाँ, स्टॉक होल्डिंग जो करते हैं, होर्डिंग करते हैं, यस। why this act has been a good thing, ये पूछ रहे हैं, मतलब why it amendment needs was there was a need of an amendment was there. Hello, दृष्टि? यस यस सर, ताकि मतलब जेन्युइन जो स्टॉक होल्ड मतलब होल्डिंग कर रहे हैं, और जो मतलब जेन्युइन जो है, और जो मतलब होल्डिंग कर रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग, तो उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फिर प्राइस डिस्टॉर्शन भी नहीं होगा। और तो स्टॉक होल्डिंग से फायदा क्या होगा? When we will सर मतलब हाँ, मतलब इमरजेंसी के समय हम यूज कर सकते हैं ऐसा कुछ। नहीं नहीं नहीं, स्टॉक होल्डिंग तो इमरजेंसी के लिए तो बफर बना रखा है एफसीआई ने ना। ओके सर, तो डिमांड सप्लाई, हाँ ठीक है, उसके लिए आपने लिख लिया प्राइस डिस्टॉर्शंस कम हो गए। ये समझो ना कि भाई स्टॉक होल्डिंग कौन करता है? जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले होते हैं, है ना, उनको जरूरत होती है स्टॉक्स की, स्टॉक होल्डिंग करने की जरूरत है। ओनियन को, है ना, मान लीजिए ओनियन को अचार बना रहा है, पिकल बना रहा है, तो उसको बना के रखना होगा ना ओनियन का स्टॉक। अब मान लो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लग गया कि भाई अब ओनियन को तुम लेट्स से 15 किलो ज्यादा नहीं होल्ड कर सकते हो, तो वो क्या करेगा? वाई ही विल इन्वेस्ट इनटू द वेयर हाउसिंग, वो वेयर हाउसिंग में इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो ओवरऑल फूड प्रोसेसिंग में ही इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो टोमेटो में इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो केचप नहीं बनाएगा। So overall investment in the warehousing reduced, overall investment in the food processing reduced, अगर essential commodities act लगा रहता है, जिसको रियलाइज किया इकोनॉमिक सर्वे और बहुत रिपोर्ट्स में। एक और बात भी थी, लोगों ने अंडर रिपोर्ट करना शुरू किया किसको? अपने स्टॉक्स को, क्योंकि अंडर रिपोर्ट अगर नहीं करोगे सो व्हाट विल हैपन, आप पे रेट पड़ जाएगी कि आपके पास इतना कैसे रखा हुआ है। सो दे स्टार्टेड अंडर रिपोर्टिंग द स्टॉक्स, और अंडर रिपोर्टिंग से क्या हुआ? इट जेन्युइनली अफेक्ट्स द पॉलिसी मेकिंग, whether it is monetary policy or whether it is the fiscal policy, it affects the policy making when you have the distorted data that is present. ठीक, बाकी इकोनॉमिक सर्वे खुद भी कहता है, ये देखिए, ये लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे है 2019-20 का। इकोनॉमिक सर्वे बात करता है कि कैसे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हर्ट करता है बहुत ज्यादा। चैप्टर का नाम भी बल्कि यही है कि हाउ गवर्नमेंट इंटरवेंशन हर्ट्स। सो मार्केट डिस्टॉर्शन हुए स्टॉक लिमिट लगाने की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर। रिड्यूस द प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके प्रॉफिट रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन द स्टोरेज, वीकेंस द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन, इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ वाइब्रेंट कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट जो कमोडिटी मार्केट है वो भी किस पे डिपेंड करता है? स्टॉक होल्डिंग पे डिपेंड करता है कि भाई मेरे पास 100 किलो प्याज है, उसको किसी ने कमोडिटी एक्सचेंज में डाल दिया, फिर उससे एक्सचेंज हो रहा है, फ्यूचर प्राइस, फॉरवर्ड प्राइसिंग, ये सब हो रहा है। बट चूंकि गवर्नमेंट कभी भी आर्बिट्ररी कुछ भी इंपोज कर देती थी, उसकी वजह से इस चीज में भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, इसलिए भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को फाइनली दे हैव टू अमेंड। सो इकोनॉमिक सर्वे राइट्स, ECA was enacted at a time when the speculative holding and the black marketing was a threat, as agricultural markets were fragmented and transport infrastructure was poorly developed. But the act, while penalizing the speculative hoarding, also ends up penalizing much desirable consumption smoothing that storage provides. Anti-holding provisions of the ECA discouraged open reporting of the stock holdings, storage capacities, and trading and the forward position. No aggregated data of the total private storage capacity, which will enable the policymaker to assess the impact of the production shocks on the prices. तो इन सब चीजों की वजह से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और इन सब चीजों की वजह से, जो पर्पस था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, वो पर्पस ही डिस्टॉर्ट हो गया। इसलिए हमें इसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ गई। इसमें भी किसानों को डर ये है, along with the contract farming and along with the APMC, उनका डर ये है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के हटने की वजह से अब वो बड़े बड़े साइलोज में अडानी एंड अंबानी they will store these things do themselves। अब वो स्टोर करेंगे अपने पास और फाइनली क्या करेंगे? they will create the artificial scarcity
और फिर आर्टिफिशियल स्केर्सिटी इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में, और उसके बाद वो हाई प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को अनलीश करेंगे। सो ये एक डर है किसका, फार्मर्स का और लोगों का भी ओवरऑल, कि दिस विल हैपन इफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द अदर ऑर्डिनेंस एक्ट्स। सो भाई ये डर है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे बात करता है डिफरेंट स्टेप्स बीइंग टेकन, ये बात करता है अंदर ये ओवरऑल आत्मनिर्भर भारत के अंदर एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या क्या इनपुट्स लिए गए हैं। अभी करंट अफेयर्स में आप ज्यादा पढ़ेंगे, मैंने 2-3 डाल रखे हैं, वैसे एक एक करके देखते हैं। पहला गवर्नेंस और पीपल सेंट्रिक, दैट इज वन नेशन वन राशन कार्ड, कि भाई वन नेशन वन राशन कार्ड बनाएंगे, जिससे क्या होगी, पोर्टेबिलिटी ऑफ द बेनिफिट्स होगी। इफ अ पर्सन उत्तर प्रदेश से लेट्स से ही गोस टू तेलंगाना, ही इज एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द सेम राशन कार्ड। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, इन विच सम एक्स्ट्रा फूड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, अब हमारे किसी काम की योजना नहीं है, इसको मत पढ़िएगा, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। इसमें क्या हुआ था, आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जितने प्रोविजंस हैं फूड देने के, गवर्नमेंट वेंट ओवर एबव एंड प्रोवाइडेड मोर फूड टू द पीपल, एंड दैट वाज अंडर द पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। सो अब इंपॉर्टेंट नहीं है। देन फूड प्रोसेसिंग में ऑपरेशन ग्रीन्स आया था 2-3 साल पहले वो केवल टीओपी पे था, दैट इज टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो। अब वो सारी नॉन पेरिशेबल वेजिटेबल और फ्रूट सब पे एप्लीकेबल है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेस फूड एंटरप्राइज, दैट इज जो एफपीआईज हैं आपके फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए एक इनिशिएटिव है फूड प्रोसेसिंग के अंदर, कि उनको हम फॉर्मलाइज करें। सो अ प्रोसेस हैज बीन क्रिएटेड इनफॉर्मल को फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट करने का। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैज कम इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 1 लाख करोड़ का फंड गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, जितना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सोच रही है होगा। देन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज में पहला एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। नेक्स्ट, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल फॉर 2 डिसीजेस, फूड एंड माउथ डिसीज, एंड दैट इज नेक्स्ट इज ब्रूसिलोसिस। ब्रूसिलोसिस कौन सी डिसीज है, बैक्टीरियल और वायरल? इट्स बैक्टीरियल, बैक्टीरियल डिसीज। सो ब्रूसिलोसिस एंड फूड एंड माउथ डिसीज के लिए आपका ये इनिशिएटिव लिया गया, दैट इज नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल। बाकी करंट अफेयर्स में आप बाकी पढ़ते रहेंगे। फॉर एग्जांपल दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये ब्रिंगिंग अबाउट द ब्रू रेवोल्यूशन, है ना। सो बेसिकली प्रीवियस ईयर में जितनी भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स एग्रीकल्चरल सेक्टर में ली हैं उसको उन्होंने समराइज किया है, ठीक है। सो हाईएस्ट एवर इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 20,000 करोड़ हैज बीन देयर। इट्स अ 2 कंपोनेंट हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट भी है, सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट भी है। विद इन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट प्राइवेट बेनिफिशियरी भी अपना देगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है। देन यू हैव द नेशनल एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दैट इज ओवर द पीरियड ऑफ 10 years we will invest 1 lakh crore rupees. Okay, so basically investment will be done in 2 things, that is post harvest management project and viable projects for building community farming assets. So इन दोनों के अंदर ये सब कुछ करेंगे, ठीक है। So farmers, that is primary agriculture credit society, farmer producer organizations, इनको फंड मिलेगा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्रेडिट गारंटी देगा, 4 साल में लोन मिलेगा, 10,000, 30,000, 30,000, 30,000, एंड इट्स वेल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सब। बट इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, स्टेक होल्डर्स भी दिए हैं विद इन द स्कीम इटसेल्फ, फार्मर्स, गवर्नमेंट, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, कंज्यूमर्स एंड बैंकिंग सिस्टम, सबको क्या क्या फायदा होगा यू कैन सी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। कीवर्ड्स का मैंने लिस्ट इस पे नहीं ऐड किया है, आई विल ऐड द कीवर्ड्स लिस्ट एंड आई विल अपलोड द पीडीएफ। सो पीडीएफ को अपलोड होने में टाइम लगेगा बिकॉज आई विल ऐड फ्यू मोर थिंग्स एंड देन आई विल अपलोड द पीडीएफ ऑफ इट, फॉर एग्जांपल पूजा डीकंपोजर। So with that, let's finish this session. ठीक है।